हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक नया मांगा। जहाँ तक बात रहा उस मांगा को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो वो मैं एपिसोड के आखिर में आपको बता दूंगा और साथ ही उसका नाम भी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है। वो कहता है मेरा नाम शैन सिंह है और मैं बचपन से ही अनाथ हूँ, लेकिन मैं जब अनाथ था लिन फैमिली के मिस्टर लिन ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने ही मेरा देखभाल किया अच्छे से। लेकिन लिन फैमिली के मिस्टर लिन के अलावा जो भी उनके परिवार के अंदर थे वो सभी मुझसे नफरत करते थे और वो चाहते थे मुझे लिन फैमिली से निकालना। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए और मैं बड़ा हो गया। लेकिन एक दिन मिस्टर लिन किसी अनजान वजह से मेरी शादी उनके ग्रैंड डॉटर से करवा दी। लेकिन उनके ग्रैंड डॉटर जिसका नाम लिन किंगजिंग है उसको मैं पसंद नहीं था, इसलिए वो मुझे शादी के बाद एक नौकर जैसा व्यवहार करती थी। और हमारे शादी के 3 साल हो गए लेकिन उसने अभी तक मुझे एक बार भी छूने को नहीं दिया अपने आप को। और यहाँ तक कि इन 3 सालों में उसने मुश्किल से ही मुझसे थोड़ी बहुत बात की है। लेकिन कुछ दिनों पहले तो उसने हद ही पार कर दी। उसने अपने बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची मेरे खिलाफ और उसने अपने बहन को मेरे पास भेजा और उसकी बहन खुद ही अपने कपड़े उतारने लगी और मुझे फंसा दी कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ। और मेरी वाइफ ने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह की सब गलती मेरी ही है। और मेरी वाइफ ने उस वीडियो की मदद से मुझे उसकी बहन को छेड़ने के आरोप में मुझे लिन फैमिली से बाहर कर दिया। और यहीं पर ही मेरी पत्नी ने नहीं रुका, उसने कुछ गुंडों को हायर किया और मुझे उन गुंडों की मदद से पीट कर मेरा आलू का भरता बना दिया और मुझे सड़क पर ही अधमरा छोड़ दिया। और दोस्तों हमारा मेन स्टोरी यहीं से शुरू होता है, जहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग जख्मी ज़मीन पर पड़ा हुआ रहता है और वो बेहोश होने वाला रहता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की के पैरों को दिखाया जाता है और हमारा सैनजिंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक पावरफुल और एक शानदार गोल्डन ड्रैगन को दिखाया जाता है। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो समुंदर के ऊपर उड़ रहा होता है और उसके आजू बाजू में बहुत सी तलवारें एक ज़मीन पे गड़ी हुई रहती है। और वो गोल्डन ड्रैगन हमारे सैनजिंग की तरफ देखता है और कुछ कहता है। फिर हमारे इस सैनजिंग को दिखाया जाता है जो इस आवाज़ को सुनकर कहता है कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है। और वो ड्रैगन तेजी से हमारे सैनजिंग के पास आता है और कहता है हालांकि तुम एक ड्रैगन के वंशज हो फिर भी तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कौन हो तुम। और वो ड्रैगन सैनजिंग की यह बात सुनकर कहता है मैं कौन हूँ। और पूरा आसपास का माहौल पूरा चेंज हो जाता है और एक खतरनाक सा माहौल बन जाता है। और वो ड्रैगन अपना रूप बदलकर एक इंसान और हाफ ड्रैगन बन जाता है और कहता है अगर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और वंशज होता तो मैं तुम्हें कभी भी अपना इनहेरिटेंस नहीं सौंपता। और हमारा हीरो उसको देखकर कहता है क्या आप मेरे फादर हैं। लेकिन वो ड्रैगन इसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है अब से तुम मेरे वारिस हो और मेरे ब्लड लाइन को आगे लेके जाने वाले शख्स हो। और अपने हाथ में ब्लड लाइन की पावर को इकट्ठा करता है और हमारे हीरो की तरफ देता है और कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे भविष्य में निराश नहीं करोगे। और हमारा हीरो जैसे ही उस ब्लड लाइन की पावर को अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखें चमकने लगती है और उसके अंदर से बहुत तेज ऑरा निकलता है। और इसके बाद हमारे हीरो की आंखें खुलने लगती है और उसके सामने एक मेड और एक लड़की को दिखाया जाता है। वो मेड अपने यंग मिस से कहती है यंग मिस लगता है ये जाग रहा है। और हमारा सैनजिंग धीरे धीरे अपने आंखें खोल रहा होता है और कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और हमारे सैनजिंग के सामने जो यंग मिस रहती है वो हमारे सैनजिंग से कहती है तुम ज़्यादा हिलो मत, तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, डॉक्टर जल्दी आ जाएंगे। और हमारा सैनजिंग अपनी आंखें पूरी तरीके से खोल लेता है और अपने सर पे हाथ देकर बैठ जाता है और उसके आसपास से अभी तक वो ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है और कहता है वो शख्स जब मुझे अपनी पावर दे रहा था तो वो कह रहा था मेडिकल बुक्स सेलेस्टियल मार्शल आर्ट। दोस्तों यहाँ पर इतना ही लिखा था। मुझे लगता है जो मेडिकल बुक्स है उससे हमारे हीरो को बहुत सारी मेडिसिन की नॉलेज मिलेगी और जो सेलेस्टियल मार्शल आर्ट है उससे शायद कोई फाइटिंग टेक्निक है जो हमें आगे बताया जाएगा। हमारा हीरो अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ जो मेड होती है वो अपने यंग मिस से कहती है यंग मिस डॉक्टर आ रहे हैं। और यंग मिस अपनी मेड की ये बात सुनकर हमारे सैनजिंग से कहती है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास रख के जा रही हूँ, तुम जितना जल्दी ठीक हो जाओगे अच्छे से तुम उतना जल्दी यहाँ से जा सकते हो। फिर सैनजिंग कहता है आपका शुक्रिया इसके लिए मिस, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस एहसान का बदला मैं भविष्य में ज़रूर चुकाऊँगा।
और यंग मिस जो सैनजिंग को डॉक्टर के पास छोड़कर वहाँ से जा रही होती है, वो हमारे सैनजिंग की यह बात सुनकर उसको जवाब देने के लिए जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारे पूरे शरीर पर जो जख्म थे उनका क्या हुआ। और हमारा सैनजिंग कहता है वो सारे जख्म ठीक हो चुके। दोस्तों वो जो ग्रीन ऑरा निकल रहा था ना जो हमारे सैनजिंग से, उसकी वजह से ही ठीक हो गया। शायद ये भी उसका एक स्किल है सैनजिंग का। और यंग मिस आगे कहती है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपने ग्रैंडफादर के लिए तुम्हें बचाया है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए। फिर यंग मिस कहती है हाँ मेरे ग्रैंडफादर एक पुरानी बीमारी से भुगत रहे, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो ऊपर वाला इससे खुश होकर मेरे ग्रैंडफादर को कुछ और दिन जिंदा रखेंगे। फिर सैनजिंग कहता है मेरे पास थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज है, क्या तुम मुझे अपने ग्रैंडफादर को देखने दोगी। दोस्तों ये जो मेडिसिन की नॉलेज हमारे सैनजिंग के पास आई है ना, वो मेडिकल बुक से आई है जो उस ड्रैगन ने दी थी। फिर यंग मिस कहती है तुम। और दोस्तों यहाँ पर क्या बात होता है हमें नहीं बताया जाता है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें यंग मिस के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से कुछ बात कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर यंग मिस के ग्रैंडफादर से कहते हैं आप कुछ मानसिक थकान के शिकार है और आपकी यंग एनर्जी आपकी बॉडी पे सही तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है जैसे फ्लो करना चाहिए, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप इन दवाइयों को लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर ऐसे ही उनसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ हमारा सैनजिंग आता है और कहता है क्या तुम्हें इस पर पूरा यकीन है कि वो अभी ठीक है और कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी ठीक है। उनके माथे के बीच वाले हिस्से में काला पड़ना शुरू हो गया है। मुझे डर है कि अगर हमने तुरंत उनका इलाज नहीं किया तो उनके जान जाने का भी खतरा हो सकता है। और यंग मिस जो सैनजिंग के पास खड़ी थी वो हमारे सैनजिंग की ये बात सुनकर कहती है बकवास करना बंद करो तुम, मेरे ग्रैंडफादर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और वो डॉक्टर हमारे सैनजिंग से कहता है तुम घमंडी कही के, मैं डॉक्टर ली हूँ डीसी से और मिस्टर सू अभी बिल्कुल ठीक है। और तुम कौन हो। दोस्तों मिस्टर सू यंग मिस के ग्रैंडफादर का नाम है। फिर सैनजिंग कहता है क्या तुम अगर मिस्टर सू के साथ कुछ भी होता है तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठाओगे। फिर डॉक्टर ली गर्व के साथ अपना सीना ऊंचा करते हुए हंसते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक किसी की बीमारी को पहचानने में गलती नहीं किया हूँ। डॉक्टर ली अपनी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी मिस्टर सू खांसने लगते और उनके मुंह से खून निकलने लगता है, जिस चीज़ को देखकर यंग मिस जल्दी से अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और डॉक्टर से पूछती है मेरे ग्रैंडफादर के साथ क्या हो रहा है डॉक्टर, क्या आपने थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि सब कुछ ठीक है। फिर डॉक्टर ली घबराते हुए कहता है मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यंग मिस घबराते हुए कहती है तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी से एक एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर सैनजिंग कहता है हमारे पास इसके लिए समय नहीं है और मिस्टर सू के पास आकर उनके सर पर हाथ रखकर चेक करते हुए कहता है मिस्टर सू का शरीर और इसे ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकते, हमें जल्दी ही कोई इसका इलाज ढूंढना होगा। यंग मिस सैनजिंग की यह बात सुनकर और भी ज़्यादा घबरा जाती है और ज़मीन के बैठकर कहती है अगर तुमने मेरे ग्रैंडफादर को बचा लिया तो सू फैमिली कभी भी तुम्हारे इस एहसान को नहीं भूलेगी। और रोते हुए कहती है अगर मेरे ग्रैंडफादर मारे गए तो मेरा क्या होगा, और ऐसे ही रोती रहती है। और हमारा सैनजिंग यंग मिस को रोते हुए देखकर थोड़ी देर पहले जो स्किल अपने ऊपर इस्तेमाल किया था वही स्किल मिस्टर सू के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसपास से ग्रीन ऑरा निकलने लगता है। और सैनजिंग कहता है अगर अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो कोई भी शख्स तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेगा और इसीलिए मैं मिस्टर सू को बचाना चाहता हूँ। और हमारा सैनजिंग अपने टेक्निक को आगे जारी रखता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ग्रीन कलर का ड्रैगन आता है और वो मिस्टर सू के सर के पास आकर अपने मुँह से कोई पावर मिस्टर सू के अंदर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही मिस्टर सू बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर यंग मिस अपने ग्रैंडफादर से कहती है क्या आप ठीक है। फिर मिस्टर सू कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर ये देखकर चौंक जाता है और कहता है इस यंग लड़के ने क्या किया इधर। और मिस्टर सू सैनजिंग से कहती है मैं तुम्हारे इस एहसान को जब तक जिंदा रखूँगा तब तक मैं याद रखूँगा, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर सैनजिंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर यंग मिस मुझे नहीं बचाती तो मैं अब तक मर चुका होता। फिर यंग मिस सैनजिंग के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करने लगती है और कहती है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। चलो फिर से मैं अपना परिचय देता हूँ,
मेरा नाम शुवेन है। अगर मुझे सही से तुम्हारा नाम याद है तो तुम्हारा नाम सैनजिंग है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? फिर सैनजिंग कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और शुक्रिया मेरी जान को बचाने के लिए। और अपने मन में कहता है, मिस शुवेन कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उनको मेरा नाम भी याद है सिर्फ एक बार सुनने के बाद। ये बिल्कुल लिन फैमिली के सिस्टर से अलग है। सैनजिंग अपने मन में सब सोच ही रहा था कि तभी मिस शुवेन हमारे सैनजिंग का हाथ पकड़कर अपने ग्रैंडफादर के पास से दूर लेके आती है और कहती है, वैसे मेरे ग्रैंडफादर के पास कितने साल बचे हैं जीने के? और मिस्टर सू अपनी पोती की ये बात सुनकर हंसने लगते और कहते हैं, ज़िंदगी और मौत ये सभी किस्मत से जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और सैनजिंग से कहते हैं, आज रात को मैं एक दावत दूंगा, इसलिए तुम यहीं पर रह जाओ और खाने का मजा लो। फिर सैनजिंग कहता है, नहीं मैं अभी बहुत ज़्यादा गंदा हूँ, इसलिए मैं अभी इधर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारा सैनजिंग इतना कहता ही है कि तभी उसके फ़ोन से मैसेज आने की आवाज़ आती है। तो हमारा सैनजिंग उस मैसेज को चेक करने लगता है। उस मैसेज में लिखा था, सैनजिंग हालांकि तुम बेकार हो लेकिन फिर भी तुमने इतने लोगों से मार खाने के बाद अपने आप को संभाल लिया और बच गए, लेकिन तुम दूसरों का बोझ बनना बंद करो और जल्दी से घर आ जाओ। सैनजिंग इस मैसेज को पढ़ने के बाद कहता है, कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? और मिस्टर सू और यंग मिस से कहता है, मैं घर वापस जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी कामों के लिए, जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं वापस आऊँगा और मिस्टर शू के इलाज को पूरा करूँगा। और हमारा सैनजिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी यंग मिस कहती है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ये दोनों यहाँ से कार से चले जाते हैं। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद मिस्टर शू अपने एक नौकर को अपने पास बुलाते और कहते हैं, हमें शू फैमिली के भविष्य की खातिर ऐसी चीज़ों से सावधान रहना होगा, इसके बैकग्राउंड को चेक करो। फिर वो नौकर कहता है, अच्छा ठीक है, और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लिन फैमिली के फैमिली हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सैनजिंग पहुँच गया होता है। और हमारा सैनजिंग जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसकी बीबी चिल्लाती हुई कहती है, हरामी कही के तुम कहाँ चले गए थे? हमारा सैनजिंग उसके ऐसी बर्ताव को देखकर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। फिर सैनजिंग की वाइफ कहती है, अब जबकि तुम्हें लिन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है तो मेरा कोई भी दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे स्टोरीज को सुनने में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जल्दी से इस डिवोर्स पेपर में साइन करो। और एक डेविल वाली मुस्कान देती है और कहती है, वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ, ये यांग यी है, CEO ऑफ शांगशुई ग्रुप का और मेरा फ्यूचर हस्बैंड। अब तुम मुझे ये मत बोलना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना पति बोल के कोई मानता ही नहीं था, इसलिए ये धोखा नहीं है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं यहाँ पिछले 3 सालों से सिर्फ तुम्हारा नौकर था, तुमने कभी भी मुझे एक इंसान के जैसा व्यवहार ही नहीं किया। फिर सैनजिंग की पत्नी कहती, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है कि तुमने मेरी सेवा की, अब जल्दी से इस डिवोर्स पेपर पर साइन करो और मेरे चेहरे के सामने से दफा हो जाओ। फिर सैनजिंग उस डिवोर्स पेपर पर साइन करता है और अपनी बीवी के मुंह पे फेंक कर मारता है और कहता है, अब से मेरा लिन फैमिली के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और बड़े ही एटीट्यूड से वहाँ से जाने लगता है। उसके इस एटीट्यूड को देखकर उसकी पत्नी गुस्से से कहती है उससे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हो? लेकिन हमारा सैनजिंग उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और ऐसे ही जाते रहता है। लेकिन तभी कोई हमारे सैनजिंग को आवाज़ देता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। फिर हमारा सैनजिंग जैसे ही उस आवाज़ की तरफ देखता है तो उधर और कोई नहीं, मिस शुवेन होती है। सैनजिंग मिस शुवेन को यहाँ देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या आप अभी तक यहाँ से गई नहीं? फिर मिस शुवेन कहती है, नहीं। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं जानता था कि आप यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हो। फिर मिस शुवेन कहती है, कोई बात नहीं, ग्रैंडफादर ने मुझे फ़ोन किया था तुम्हें लाने की और उन्हें अभी तक तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। और हमें सैनजिंग की एक्स वाइफ और उसके होने वाले पति को दिखाया जाता है, जो दोनों दूर से ही इनको देख रहे होते हैं। सैनजिंग की एक्स वाइफ कहती है, वो कितनी खूबसूरत है, और उसका होने वाला हस्बैंड कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस जैसा कचड़ा इस जैसी खूबसूरत लड़की को जानता है, ज़रूर इसने भाड़े पे लाया होगा एक एक्ट्रेस को। फिर सैनजिंग की एक्स वाइफ कहती है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। और हमारा सैनजिंग और मिस शुवेन वहाँ से चले आते। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस शुवेन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। वहाँ वो सर्वेंट भी होता है जिसको हमारे सैनजिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने का काम दिया था। वो सर्वेंट कहता है, मैंने सैनजिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के काम को पूरा कर लिया है। वो बचपन से ही अनाथ थे। वो जब अनाथ था तब लिन फैमिली के मिस्टर लिन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे बड़े ही अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया और उसे अपने ग्रैंड डॉटर से शादी करवा दिया। मिस्टर सू अपने सर्वेंट से सारी जानकारी लेने के बाद उससे कहते, तो तुम्हारा मतलब है लिन फैमिली जो बीजिंग में है? फिर वो सर्वेंट कहता है, नहीं ये बेंचिंग में है।
फिर मिस्टर सू कहते हैं तो फिर मैं उन्हें नहीं जानता, और अपने मन में कहता है तो इसका मतलब ये है कि कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बचपन से ही अनाथ था तो लिन फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, तो उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल सिर्फ लिन फैमिली के सेवा में गुजार दिया होगा, इसलिए उसके पास कोई भी मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा। लगता है मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया। ये कैसे हो सकता है कि इस तरीके का बीमारी सिर्फ मरीज के सर पर हाथ रखने से ही ठीक हो सकता है? शायद उसका सिर्फ वो लक होगा। मुझे लक पर भरोसा ना करते हुए शायद डॉक्टर ली को बुलाना चाहिए। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें सैनजिंग और मिस सुवेन को दिखाया जाता है, जो दोनों यहाँ पर पहुँच गए होते और अभी एक कमरे में होते। हमारा सैनजिंग मिस सुवेन से कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे अभी भी तैयार होने की ज़रूरत है। जैसे ही मैं तैयार हो जाऊंगा वैसे ही मैं आपके ग्रैंडफादर को मिलने जाऊंगा। फिर मिस सुवेन हमारी सैनजिंग की ये बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है और कहता है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो सर्वेंट से मंगवा लेना। फिर हमारा सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है, अब बाद में मिलते हैं, और मिस सुवेन वहाँ से चली जाती है। जैसे ही मिस सुवेन वहाँ से चली जाती है तो हमारा सैनजिंग दरवाजे को बंद करता है, अपने सर पर हाथ रखकर नीचे बैठ जाता है और कहता है लानत है, मुझे कुछ समय पहले ही इनहेरिटेंस मिला है, तो फिर मैं कैसे इस जैसे सीरियस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। और ऐसे ही कुछ देर परेशान हो रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद वो कहता है मुझे शांत होना होगा, और वो शांत होकर मेडिटेट करने की पोजीशन में बैठकर किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत सी किताबें तैरने लगती है। और हमारा हीरो उन किताबों को देखकर कहता है अब जबकि ये मेडिसिनल स्किल ट्रूली अमेजिंग है और इसका असर मेरे बॉडी के अंदर के स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर निर्भर है, तो मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ चीज़ें मुझे खुद से बोलना पड़ता है और कुछ चीज़ें मुझे बदलना पड़ता है, नहीं तो मैं कहानी आपको समझा नहीं पाऊंगा और ना ही आगे की कहानियों से मिला पाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बदल देता हूँ। फिर हमारा सैनजिंग कहता है मुझे मिस्टर सू के इलाज के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, और हमारा सैनजिंग उन्हीं किताबों को देखने लगता है। तभी हमारी सैनजिंग की नज़र एक किताब पर जाता है, जिस किताब का नाम द बेसिक ऑफ ह्यूमन थेरेपी होता है। हमारा सैनजिंग उस किताब को अपने पास लाता है और कहता है क्या ये एक एल्कीमी की बुक है? दोस्तों एल्की मतलब जो पिल विल बनाते हैं ना, उसको कहते हैं। और सैनजिंग उस किताब को पूरा पढ़ लेता है और कुछ चीज़ें लिखकर बाहर एक मेड खड़ी रहती है, उसे अपने पास बुलाता है और कहता है मुझे ये मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए और मुझे कॉलड्रम भी चाहिए। दोस्तों कॉलड्रम उसे कहते हैं जिसमें वो पिल विल बनाते हैं ना, उसे कहते हैं। इसके बाद हमारा सैनजिंग यहाँ क्या करता है हमें बताया नहीं जाता है। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर ली से कहते हैं क्या इस बीमारी का इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है? फिर डॉक्टर ली कहते हैं अगर आप और 10 साल जवान होते तो मैं आपको खून चढ़ाता, लेकिन आपका अभी का शरीर इसे संभाल नहीं पाएगा, इसलिए हम इस तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मिस सुवेन भी वहाँ होती है, वो अपने ग्रैंडफादर से कहती है कैसा रहेगा हम अगर सैनजिंग को आपको देखने दे, वो शायद कर सकता है। फिर मिस्टर सू कहते हैं हमें किस्मत को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे बुरा हो या अच्छा, मेरा बस एक ही चिंता है वो तुम हो। फिर मिस सुवेन कहती है, लेकिन मिस सुवेन इतना कहती है कि तभी वहाँ हमारा हीरो आता है और कहता है देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मिस्टर सू इसे खा लीजिए। और डॉक्टर ली उस चीज़ को देखकर कहते हैं ये क्या चीज़ है, इससे तो काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। और डॉक्टर ली उल्टी करने लगते और वहाँ जो भी होते वो सभी इस पिल की बदबू से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर हमारा सैनजिंग कहता है ये जड़ी बूटियों से बना हुआ एक पिल है, क्योंकि मैंने इस पिल को पहली बार बनाया है, इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। फिर डॉक्टर ली हमारी सैनजिंग की ये बात सुनकर उसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कोई चमत्कारी हीलर हो? फिर हमारा सैनजिंग कहता है बिल्कुल नहीं, कुछ चीज़ें पहली नज़र में देखने से नहीं लगता है अमेजिंग, लेकिन वो सच में होते अमेजिंग, और हमारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर मिस सुवेन कहती है आप क्या सोचते ग्रैंडफादर? फिर मिस्टर सू कहते हैं लड़के यहाँ मुसीबतें मत बनाओ, मैं इस गंदे और बदबूदार चीज़ को कैसे खा सकता हूँ? फिर हमें डॉक्टर ली को दिखाया जाता है, जो उस पिल को अपने हाथ में लेते हैं और चेक करते हुए कहते हैं ये पिल सच में चाइनीज जड़ी बूटियों से बना है, अगर तुम इस पिल के साथ मास्टर सू को ठीक कर सकते हो तो मैं माफ़ी मांगूंगा जो भी इससे पहले तुमसे कहा था। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम अपना वादा निभाओगे। और डॉक्टर ली उस पिल को मिस्टर सू के हाथ में दे देते। मिस्टर सू जैसे ही उस पिल को अपने हाथ में लेते तो उनका डर के मारे हाथ कांपने लगता है और कहते
अगर इससे कोई खतरा नहीं है तो मैं इसे आजमाऊंगा और उसको खाने जाते। और डॉक्टर ली दूर से ही देख रहे थे और कहते मुझे शक है कि ये अनजान चीज़ ठीक कर पाएगा। और मिस्टर सू उस पिल को खा लेते। जैसे उस पिल को खा लेते तो खुशी के मारे चिल्लाते और कहते ये अद्भुत एहसास, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हॉट स्प्रिंग में नहा रहा हूँ। आज मेरी बरसों की जल्दी ख्वाहिश पूरा हो गया। और ऐसे ही खुश हो रहे होते और किसी से बात नहीं कर रहे होते, जिस चीज़ को देखकर मिस सुवेन परेशान हो जाती है और कहती है ग्रैंडफादर आपके साथ क्या गलत है। और डॉक्टर ली मिस्टर सू को देखकर कहते हैं ये नामुमकिन है। मिस्टर सू का शरीर, इसमें ना केवल सुधार के लक्षण दिख रहे बल्कि इसमें दोबारा जान भी आ रहा है। अब हम इन्हें खून चढ़ा सकते हैं। और दौड़कर सैनजिंग के पास जाते और कहते हैं लड़के वो कौन सी दवा दी तुमने उन्हें, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो। फिर सैनजिंग कहता है ये मेरा एक सीक्रेट है। फिर मिस्टर सू सैनजिंग के पास आते और कहते मैंने फैसला किया है ये बंगला तुम्हें देने का। फिर सैनजिंग कहता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर मिस्टर सू कहते हैं क्या मेरी ज़िंदगी इस बंगले से सस्ती है। और हमारा सैनजिंग मिस्टर सू की ऐसी बात सुनकर आखिरकार वो भी मान जाता है, क्योंकि उसे भी तो चाहिए ना, बेचारा गरीब है क्या करेगा। और इस बंगले को ले लेता है और कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर सू। इसके बाद हमारा सैनजिंग इस बंगले को अच्छी तरीके से देखने के लिए इस बंगले के बाहर आता है और इस बंगले को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है मैं एक सपने में जी रहा हूँ। हमारा सैनजिंग इस बंगले को देखकर अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी हमें यहाँ पर सैनजिंग की एक्स वाइफ को दिखाया जाता है। वो भी यहीं पर होती है और वो हमारे सैनजिंग को देख लेती है और वो सैनजिंग से वो कहती है सैनजिंग तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, हम पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं, इसलिए तुम्हें इस जगह पर नहीं होना चाहिए। फिर सैनजिंग कहता है मैं इस जगह पर रहता हूँ। फिर सैनजिंग की एक्स वाइफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है क्या तुम्हें जो भी मार पड़ा था इसकी वजह से तुमने अपना दिमाग खो दिया है। और उसका होने वाला हस्बैंड कहता है लड़के लंबी लंबी फेंकने में एक पैसा भी खर्चा नहीं होता। और उधर जिन टाइगर नाम के बंदे को बुलाता है और कहता है जिन टाइगर इसे सबक सिखाओ कि ज़्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकते। फिर जिन टाइगर हमारे सैनजिंग से कहता है तुम खतरे में हो, इसके बावजूद एक लड़की की रक्षा कर रहे हो। जिन टाइगर इतना कहता ही है कि तभी मिस सुवेन कहती है मैं नहीं जानता था कि जिन टाइगर तुम्हारे पास ऐसा स्किल भी है। फिर जिन टाइगर जैसे ही मिस सुवेन की आवाज़ सुनता है तो उसे पहचान जाता है और कहता है उरी बाबा मेरे तो लौड़े लग गए, ये तो मिस सू है। फिर मिस सुवेन उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे इस जैसे दोस्त थे। मेरे बात को ध्यान से सुनो, मैं उन्हें यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहती। फिर जिन टाइगर कहता है अब फिक्र मत करिए, मैं उनका ध्यान रखूँगा। और जिन टाइगर सैनजिंग की एक्स वाइफ के पास जाता है और उसको ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस सुवेन के फ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट करने की। और मिस सुवेन वहाँ से सैनजिंग के साथ चली जाती है। फिर सैनजिंग की एक्स वाइफ का होने वाला हस्बैंड वहाँ आता है और जिन टाइगर से कहता है तुम किस बात से डरते हो, वो सिर्फ एक लड़की है, वो क्या ही कर सकती है। फिर जिन टाइगर कहता है मूर्ख कहीं के, वो मिस सू है बिंजिंग के सू फैमिली से। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें बंगले के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सू बंगला खाली कर जा चुके होते हैं। सिर्फ सुवेन सैनजिंग के साथ होती है और हमारा सैनजिंग सुवेन के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है और मिस सुवेन उन खानाओं को खाती है और कहती है यम्मी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और सैनजिंग से कहती है तुम्हारी कुकिंग स्किल भी अमेजिंग है, मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें डिवोर्स कैसे दे दिया। तुम्हारे पास कई स्किल होने के अलावा तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। फिर सैनजिंग कहता है असल में वो सिर्फ मेरी कागज़ों में ही पत्नी थी, वो मुझे अपना कभी हस्बैंड बोल के मानती ही नहीं थी। फिर मिस सुवेन कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन सैनजिंग कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से मिस सुवेन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है क्या मेरे पास अभी भी एक मौका है। और दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिस वजह से वो और भी दोनों ज़्यादा शर्मा जाते हैं और अपना मुँह फिर से मोड़ लेते हैं। और सैनजिंग अपने मन में कहता है क्या मुझे लगता है कि मेरे पास उसके साथ रहने का मौका है। और मिस सुवेन अपने मन में सोच रही होती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। और फिर वो दोनों किसी तरह इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और अब खुशी खुशी खाना खाना जारी रखते। और मिस सुवेन खाते हुए हमारे सैनजिंग की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है खैर हम नहीं जानते कि भविष्य ने हमारे लिए क्या छिपा कर रखा है। और मिस सुवेन खाना खाने के बाद अपने कार से अपने घर के लिए रवाना होती है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहां जो शख्स कार चला रहा होता है वो हमारे मिस सुवेन से कहता है मिस सैनजिंग आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए उसके साथ एक करीबी रिश्ता बनाए रखना अनुचित है। फिर मिस सुवेन कहती है इसमें क्या अनुचित है। फिर वो ड्राइवर कहता है आप सू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है और हमारे फैमिली लीडर की प्यारी बेटी है। और दूसरी तरफ वो सैनजिंग
एक बदतमीज से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर मिस सुबेन गुस्से से उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की, तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम बस एक ड्राइवर हो। फिर वो ड्राइवर मिस सुबेन के ऐसे गुस्से को देखकर शांत हो जाता है और मिस सुबेन मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, मुझे यकीन है वो बेंचिंग में खुद अपना एक नाम बनाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें 3 दिन बाद लॉन्गजवन माउंटेन नाम के जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सैनजिंग बैठकर आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है। और सैनजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लानत है, लॉन्गजवन माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ये मेरे लिए किस्मत की बात ताकि मेरे फादर ने इस जगह के 100 मील के दायरे में एक स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेशन लगा के रखा था, नहीं तो मैं इतना जल्दी अपने अगले लेवल पे पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, हमें यहाँ सैनजिंग के फादर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, शायद वो ड्रैगन भी हो सकता है हमारे सैनजिंग का फादर, हमें कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है, इतना स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, अगर मैंने जल्दी से अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया तो मैं सही से मिस सुबेन को प्रपोज नहीं कर पाऊंगा। फिर हमारा सैनजिंग अपने मुंह पे मारता है और अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है और कहता है, अरे ये कैसे मुमकिन है, उस जैसी जन्नत की खूबसूरत परी मुझ जैसे गरीब और जिसका फैमिली का कोई अता पता ना हो उससे शादी करे। लेकिन यहाँ कई रास्ते हैं, जल्दी हो या बाद में मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँगा और सुबेन के काबिल बन जाऊँगा। सैनजिंग एक पहाड़ की चोटी पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई नीचे से चिल्ला रहा होता है, सैनजिंग नल्ले तू किस बुल में छुपा बैठा है, बाहर आ। और हमारा सैनजिंग उन लोगों को देखता है पहाड़ के ऊपर से और कहता है, वे सभी कौन है। और हमारा सैनजिंग पहाड़ से नीचे उतरता है, उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं यांग जी होता है, जो कल का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को लाया हुआ होता है। फिर यांग जी के टीम में से एक बंदा कहता है, ओह क्या तुम कचड़े हो जो लड़की के पीछे छुपते हो, हम तुम्हें कल एक सबक सिखाते अगर जिन टाइगर वहाँ नहीं होता कल। फिर दूसरा बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग जी को चैलेंज करने की। फिर हमारा सैनजिंग इन लोगों से कहता है, अरे तुम लोग इस बारे में सोचो, मुझे जो घर दिया गया है उस घर का मालिक वो सू फैमिली का लीडर है, और क्योंकि ये घर उन्होंने मुझे दिया है तो इसका मतलब ये है कि मेरा उन लोगों के साथ कोई ख़ास रिश्ता है, लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है उन लोगों के पीछे छिपने का। लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें किसी बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग हमारी सैनिक की बात को सुन तो रहे थे लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। और उसमें से एक बंदा कहता है, ये क्या कह रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है भाई, ये क्या कहना चाहता है। फिर दूसरा बंदा कहता है ये हमें किस बारे में चेतावनी देना चाहता है और वो अचानक बकवास करना क्यों शुरू कर दिया है। फिर हमारा सैनजिंग इन लोगों से कहता है, मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि सू फैमिली या मेरे बदले का शिकार हो जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। और वो लोग हमारी सैनजिंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लोग के मुँह से सिर्फ ये की आवाज़ ही निकल रहा होता है और वो लोग ये कहते हुए पीछे मुड़ते हैं, यांग जी अगर हमने इसे मारा तो क्या होगा। फिर हमें यांग जी को दिखाया जाता है जो आराम से पीछे बैठकर सिगरेट फूंक रहा होता है और वो अपने सिगरेट को फेंकता है और कहता है इसे एक सबक सिखाओ और जो भी इसका नतीजा होगा मैं भुगतूंगा। फिर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते और कहते हैं तुम लोगों ने सुना ना यांग जी ने क्या ऑर्डर दिया। फिर सैनजिंग अपने मन में कहता है वे लोग लॉजिकली क्यों नहीं सोचते। और फिर यांग जी का टीम का एक बंदा हमारे सैनिक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा सैनिक उस एक ही थप्पड़ मारता है आराम से, जिस वजह से उसका एक दांत टूट जाता है और वो उन लोगों के ऊपर से उड़ता हुआ उन लोगों के पीछे जाकर गिरता है। फिर उनकी टीम का दूसरा बंदा अपने साथी को उड़ता हुआ देखकर कहता है हम उसे बीट नहीं सकते। फिर यांग जी उसके पास आता है और ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कम से कम कोशिश तो करो, या फिर क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सड़क पर फेंक दूँ। इतना कहता ही है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, इसलिए वो अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है कौन हो तुम। फिर वहाँ से सैनजिंग की एक्स वाइफ लिंग जिंगजिंग का आवाज़ आता है, वो कहती है यांग जी ग्रैंडफादर बहुत सीरियस है इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फिर यांग जी कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और हमारा सैनजिंग इन लोगों का फ़ोन में जो बात हुआ है ये सुन लेता है, इसलिए वो पूछता है क्या मिस्टर लिन के साथ कुछ हुआ है। फिर यांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मेरे फैमिली मैटर्स में दखल देना बंद करो। और वो अपने कार से चला जाता है और हमारा सैनजिंग उसको कार से जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहता है हालांकि मिस्टर लिन के पोते मेरे को तंग करते थे लेकिन मिस्टर लिन मेरे प्रति काफ़ी दयालु थे, इसलिए मुझे डॉक्टर ली को मिस्टर लिन के मदद के लिए ढूंढना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर ली को मिस्टर लिन के मदद के लिए ढूंढ सकता हूँ तो मुझे काफ़ी आश्चर्य होगा। फिर सैनजिंग उन गुंडों के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी कार है। फिर वो गुंडे कहते हैं हाँ है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है तो फिर तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें
में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंग जिंग रोते हुए डॉक्टर से कह रही होती क्या कोई रास्ता है ऑपरेशन का, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है ये पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स के बारे में है। तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक करने का जो तरीका है, मुझे उस तरीके से डर लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकता हूँ। फिर यांग जी डॉक्टर को एक साइड में बुलाता है और उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी देता है और कहता है उसे और एक हफ्ते तक जिंदा रखो, एक बार हमारी शादी की सारी रस्में पूरी हो जाए, उसके बाद चाहे वो मरे या जिए वो मेरा मामला नहीं है। फिर वो डॉक्टर कहता है तुम इतना कहते ही है कि तभी वो हमारा सैनजिंग आता है और कहता है ये डॉक्टर ली है क्योटो से, क्या तुम हमें तुम्हारा तो ऑपरेशन रूम थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो। फिर वो डॉक्टर ली के पास आता है और कहता है अगर ये डॉक्टर ली है तो मैं प्रक्रिया को जल्दी शुरू करूंगा। फिर डॉक्टर ली कहते तुम्हारे कोशिशों के लिए शुक्रिया, और वो डॉक्टर हमारे सैनजिंग और डॉक्टर ली को लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। और लिंग जिंग हमारे सैनजिंग को जाते हुए देख रही होती है और अपने मन में कहती है मुझे इस पर यकीन ही नहीं होता, वो कैसे इस जैसे शख्स को जानता है। और यांग जी गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है सैनजिंग मैं तुमसे बहुत जल्दी छुटकारा पा लूँगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सुबेन को दिखाया जाता है, जो हमारे सैनजिंग के बारे में ही सोच रही होती है। और मिस्टर सू पीछे से सुबेन से कहते हैं क्या तुम फिर से सैनजिंग के बारे में सोच रही हो। फिर सुबेन घबराते हुए कहती है नहीं। फिर मिस्टर सू कहते हैं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर सुबेन अपने ग्रैंडफादर के पास आकर बैठती है और कहती है ग्रैंडफादर मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरा सैनजिंग के साथ कोई रिश्ता होता तो क्या आप उससे सहमत होते। फिर मिस्टर सू कहते हैं जब तक तुम उससे प्यार करती हो, वो यहाँ तक कि एक डॉग हो, मैं उसे हेवनली डॉग में बदल दूंगा। फिर सुबेन कहती है तो फिर क्या 3 दिनों में ही सैनजिंग के लिए मीटिंग होगी। फिर मिस्टर सू कहते हैं हाँ तुम्हारे खातिर होगा और हम उसे देखेंगे कि वो तुम्हारे योग्य है कि नहीं। फिर सुबेन अपने मन में कहती है अगर वो टेस्ट को पास कर लेगा तो मैं सबको बताऊंगी कि मैं किसी ऐसे को चाहती हूँ जिसे लिन फैमिली नहीं चाहता। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल के सर्जरी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर ली मिस्टर लिन का ऑपरेशन करने के बाद बाहर आते और सैनजिंग से कहते अब तुम परेशान मत हो, ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, अब तुम आराम कर सकते हो। फिर सैनजिंग कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर ली। फिर डॉक्टर ली मुस्कुराते हुए हमारे सैनजिंग से कहते हैं तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि तुम्हारे पास वो पिल सिर्फ वो देने से ही काम हो सकता था, क्या तुम्हारे पास वो पिल नहीं है। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा आपको इस बारे में जानना है, हालांकि मैं लिन फैमिली में ही पला बड़ा हूँ, लेकिन वहाँ मेरी औकात एक कुत्ते से भी कम है और वहाँ मुझे एक नालायक समझा जाता है और वहाँ मेरा कोई परवाह भी नहीं करता। खास करके जब उनके ग्रैंड डॉटर से मेरा डिवोर्स हो गया उसके बाद तो बिल्कुल भी मेरा कोई परवाह नहीं करता। और क्योंकि जब मैं लिन फैमिली में था तब मुझे नालायक जिसे कुछ आता भी था ना वो समझा जाता था, इसलिए मैं अगर मिस्टर लिन की मदद करने के लिए जाता तो वो मुझे कभी भी करने नहीं देते, इसलिए आपके मदद के लिए शुक्रिया। फिर डॉक्टर ली हमारे सैनजिंग के पीठ पे मारते और कहते हैं तुम्हें ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ और अब से तुम मुझे ली कह के पुकारोगे। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है, और सभी लोग हमारे सैनजिंग और डॉक्टर ली की बातचीत को ही सुन रहे होते हैं। दोस्तों इस मांगा में ना हर चैप्टर में नाम बदलते रहता है, इसलिए आप नाम पे ध्यान मत देना। डॉक्टर ली और सैनजिंग ऐसे कुछ बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ यांग जी अपने कुछ गुंडों को लेकर हमारे सैनजिंग की तरफ आ रहा होता है और कहता है सैनजिंग, और सैनजिंग उसे देखकर डॉक्टर ली से कहता है क्या तुमने किसी कुत्ते को भौंकते हुए सुना। और यांग जी हमारे सैनजिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ बोलने ही जाता है कि तभी वहाँ कोई शख्स आता है और कहता है मिस्टर सैन, और उस शख्स को देखकर यांग जी कहता है क्या ये आप है ब्रदर जिन्हो, और उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है, लेकिन जिन्हो इस पर ध्यान ना देकर इसके साइड से जाने लगता है और कहता है क्या इत्तेफाक है कि आप इधर है, और हमारे सैनजिंग से जाकर हाथ मिलाता है और हमारा सैनजिंग इसे देखकर कहता है तुम कौन हो, और वहाँ यांग जी की तो जल के खाक हो जाती है। फिर जिन्हो अपने बारे में कुछ ना बताकर सीधा मुद्दे की बात पे आता है और कहता है बड़े भाई शन, हम यहाँ चीज़ों का ख्याल रख लेंगे और आप मुझे प्लीज़ आपको घर लेके जाने दो। और यांग जी ये सुनकर कि जिन्हो सैनजिंग को घर लेके जाने आया है ये सुनकर उसकी जल के खाक हो जाती है और कहता है ये क्या बकवास है। फिर जिन्हो आगे कहता है मैंने आज रात को आपके सम्मान में एक दावत रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ आएंगे। फिर सैनजिंग कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है और मेरा इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और जिन्हो ये सुनकर कि हमारे सैनजिंग का इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाला है, लेकिन अगले पल ही हमारे सैनजिंग के सामने वो अपना घुटने टेक देता है और कहता है मिस्टर सैन, मिस सुबैन ने हमसे कहा है कि अगर हमने आपसे माफ़ी मांगने में नाकामयाब होते तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं तुरंत शहर छोड़ दूं। दोस्तों
दोस्तों जिन्हो यहाँ जिन टाइगर के लिए माफ़ी मांगने के लिए आया है। शायद जिन टाइगर इसका ही कोई टीम का बंदा है, इसलिए मिस सुवेन ने इसको माफ़ी मांगने के लिए कहा हमारे सैनजिंग से। जिन्हो और उसके सारे साथी हमारे सैनजिंग से कहने लगते हैं प्लीज़ मिस्टर सेन मान जाइए, और ऐसे उसको मनाने की कोशिश करते रहते हैं। और यांग जी ने जिन गुंडों को लाया था वो गुंडे इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो भी अपने घुटने पे आ जाते हैं और हमारे सैनजिंग से कहते हैं हम आपसे भीख मांगते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। और यांग जी इस चीज़ को देखकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम लोग अपने घुटने क्यों टेके हो। और सैनजिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है तो ये सब सुवेन की वजह से हो रहा है। और जिन्हो से कहता है अच्छा ठीक है मैं सहमत हूँ, तुम मुझे जगह और वक्त बता दो मैं आ जाऊँगा। फिर जिन्हो और उसके पूरे साथी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और सभी हमारे सैनजिंग का शुक्रिया अदा करने लगते। और जिन्हो हमारे सैनजिंग को एक VIP इनविटेशन कार्ड देता है और हमारा सैनजिंग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ यांग जी के बाड़े के गुंडे यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते। उसमें से एक कहता है क्या हमें भागना चाहिए, फिर दूसरा कहता है हाँ हमें भागना चाहिए, और तीसरा कहता है तो चलो ना किस बात की देरी तरह यहाँ से भागते। और वो लोग यहाँ से भागने लगते। जिस चीज़ को यांग जी देखकर गुस्से से उनसे कहता है तुम कचड़े कहीं के मेरे चेहरे के सामने से दफा हो जाओ। और वो लोग यहाँ से जाते जाते यांग जी से कहते तुम साइको कहीं के ये देखने के बाद भी कि वो क्या करने में सक्षम है, इसके बाद भी तुम उसका सामना करने पर जोर दे रहे हो, कितने बेवकूफ़ हो तुम। और वो लोग यहाँ से चले जाते और हमारा सैनजिंग और जुनो भी यहाँ से चले जाते। और इन सब के जाने के बाद यांग जी कहता है वे सभी कितने बेवकूफ़ है, और किसी शख्स को फ़ोन लगाता है और कहता है मैं दावत के मामले को तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। दोस्तों लगता है यांग जी कुछ गड़बड़ करने वाला है दावत में हमारे सैनजिंग के साथ। इसके बाद यहाँ से सीन सीफो पर हमें बीन सिटी के एक आलीशान होटल को दिखाया जाता है, जिस होटल का नाम इंपीरियल पैलेस होटल होता है। इसमें सिर्फ प्रभावशाली लोग ही जांचने के काबिल है। और हमें इस होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग होता है। सैनजिंग आसपास जिन्हों को ढूंढ रहा होता है, ऐसे ही इस पार्टी में घूम रहा होता है। फिर हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है। उसमें से जो लड़का होता है उसका नाम जुआन हुआ और लड़की का नाम जू जियाओ है, जिसको मैं जू कह के पुकारूंगा। और दोस्तों ये दोनों हमारे सैनजिंग को पहचानते हैं, ये दोनों सैनजिंग के कॉलेज के क्लासमेट है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये लोग बस साइड कैरेक्टर है, इसलिए इन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो जो लड़की होती है वो अपने बाजू वाले लड़के से कहती है क्या वो सैनजिंग नहीं है। फिर वो लड़का ये सुनकर कहता है हाँ, और हमारे सैनजिंग को आवाज़ देता है और कहता है सैनजिंग क्या तुम भी यहाँ दावत के लिए आए हो, मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। फिर वो लड़की हमारे सैनजिंग से कहती है तुम क्या सोचते हो हमारे साथ रहने के बारे में, जब तक तुम हमें शर्मिंदा नहीं करते तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। लेकिन सैनजिंग इन पर ध्यान नहीं देता और जिन्हों को ढूंढना जारी रखता है और इनसे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। फिर जू अपने मन में कहती है वो कौन हो सकता है, और तभी उसे कुछ याद आता है जिस वजह से वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हमारे सैनजिंग से कहती है मुझे मत बताना कि तुम अपने एक्स वाइफ से माफ़ी मांगने और उससे दूसरा मौका मांगने के लिए आए हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि तुम फेल होने वाले हो, तुम सिर्फ उसके नौकर बनने के ही योग्य हो। फिर सैनजिंग कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, इतने सालों बाद भी अपना अहंकार बनाए रखा है, बस एक चीज़ ही बदला है, वो ये है कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रिया आ गया है। फिर जू गुस्से से कहती है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है या फिर तुम्हारा दिमाग खराब है, इसलिए तुम्हें मेरा पोजीशन का एहसास नहीं है। फिर सैनजिंग कहता है कौन सा पोजीशन, तुम एक अमीर लड़के का सजावट के अलावा कुछ नहीं हो। जू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इसलिए हमारे सैनजिंग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ एक लड़की आता है और कहता है बस ये काफ़ी है, और दोनों को शांत कराते हुए कहता है आपके लिए यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। इस लड़की का नाम गोंग याओ है, जिसे मैं याओ करके बुलाऊंगा। हमारा सैनजिंग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त की क्लास मॉनिटर है और हमारे सैनजिंग का काफ़ी ख्याल भी रखती थी। फिर जुआन हुआ याओ से कहता है क्या ठीक नहीं है, ये जगह मेरे बड़े भाई जिन्हो की है, इसलिए मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकता हूँ। और याओ के पास आकर उसके गालों पे हाथ लगाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ मज़े करना चाहूँ तो कोई भी शख्स यहाँ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेगा मेरे खिलाफ। इतना कहता ही है कि तभी वहाँ हमारा सैनजिंग आता है और उसके मुंह पे ज़ोरदार एक मुक्का दे मारता है। और इस चीज़ को देखकर जू और याओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और हमारा सैनजिंग उसे मारने के बाद अपने हाथ को झाड़ रहा होता है और कहता है अरे बाप रे, लगता है मेरे हाथ से कुछ टकरा गया। फिर याओ सैनजिंग के पास आती है और कहती है सैनजिंग तुमने लापरवाही वाला काम कर दिया, उसने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर सैनजिंग कहता है उसने आज तुम्हें छेड़ने की कोशिश की, कल किसी और लड़की को छेड़ने की कोशिश करेगा तब उसे कौन रोकेगा, इसलिए उस जैसा कचड़ा डिजर्व करता है एक सबक सीखना। और तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई भी मुझे चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और जू ये सुनकर गुस्से से कहती है क्या कोई भी हिम्मत नहीं करेगा? अगर मैंने तुम्हारे स्टूपिड सर को फाड़कर उसे पत्थरों से भरकर उसे समुंदर में नहीं फेंका तो मेरा नाम जू नहीं होगा।
इतना कहते ही है कि तभी वहाँ जिनो आता है और कहता है कौन हिम्मत कर रहा है मेरे भाई पर हाथ डालने की। और जुआनहुआ इस आवाज़ को सुनकर जल्दी से जिनो की तरफ मुड़ता है और कहता है आखिरकार आप आ ही गए, ये सैनजिंग है। इतना कहते ही है कि तभी सामने का नज़ारा देखकर उसके तोते उड़ जाते। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो सैनजिंग के कपड़े झाड़ते हुए कहता है क्या आप ठीक है मिस्टर सेन, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे होटल में आपके साथ ऐसा कुछ होने के लिए। फिर सैनजिंग कहता है मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। और जुआनहुआ और जू जिनो को माफ़ी मांगता देखकर उन लोगों के पूरे तोते उड़ जाते हैं और वो दोनों डरते डरते जिनो के पास आते हैं। और जुआनहुआ जिनो से कहता है मैं नहीं जानता था कि वो आपका दोस्त है और हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दे। फिर जिनो कहता है अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो। और वो दोनों बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर जिनो की तरफ देख रहे होते, लेकिन तभी जिनो इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है और कहता है ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बस इस फ्लोर को धनिया की चटनी के साथ खाना है। और जू ये सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, कम से कम धनिया के साथ पुदीना की चटनी तो दो। और हमारे सैनजिंग के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हारे कॉलेज के साथी है। फिर हमारा सैनजिंग वहाँ से जाते हुए कहता है तुम मेरे लेवल पर नहीं हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और वहाँ से जिनो के साथ एक अलग कमरे में आ जाता है जहाँ पर जिनो ने हमारे सैनजिंग के लिए काफ़ी सारा सामान रखा हुआ होता है और कहता है ये हमारी दोस्ती की निशानी के तौर पर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और सैनजिंग यहाँ रखे हुए चीज़ों को देख रहा होता है जहाँ पर एक बैंक कार्ड और बहुत सारा चीज़ें रखा होता है। सैनजिंग इन सब चीज़ों को देखने के बाद जिनो से कहता है अच्छा है लेकिन इस बैंक कार्ड को छोड़कर यहाँ जो कुछ भी है मेरा इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इस बैंक कार्ड को लूँगा। और अपने मन में कहता है मुझे शक है कि अगर मैंने इसके तोहफे को नहीं लिया तो ये मामला हल होगा। फिर जिनो उदास होकर सैनजिंग से कहता है सू फैमिली जल्द ही बीन सिटी में एक बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिस मीटिंग में ज़्यादातर वीआईपी शामिल होंगे। और हमारा सैनजिंग जिनो का उदास चेहरा देखकर कहता है क्या यह मुमकिन है कि तुम इकलौते हो जिसको वहाँ का इनविटेशन नहीं मिला है। फिर जिनो कहता है मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस सुबैन मुझसे नाराज़ है, इसलिए मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मदद लूँगा। फिर जिनो एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से उसके दो नौकर एक जगह का मैप लेकर हमारे सैनजिंग के सामने आ जाता है। और जिनो सैनजिंग को मैप दिखाते हुए कहता है ये नए इलाके का मैप है जो पूरा व्यापारियों का इलाका है और इस जगह में आसपास में ही मेरा भी एक व्यावसायिक जगह है। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं इस जगह का ओनरशिप तुम्हें दे दूंगा, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। और अपने मन में सोच रहा होता है एक पूरा व्यावसायिक इलाका, मुझे आश्चर्य है कि वहाँ कितने ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होंगी जो मेरे कल्टीवेशन में मदद करेगा। और ऐसे ही कुछ सोच रहा होता है लेकिन हमें बताया नहीं जाता। और जिनो इधर सैनजिंग मदद के लिए मान गया है इसके लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और हमारे सैनजिंग के पीछे से ही जू और जुआनहुआ जा रहे होते। जू जाते जाते कहती है ये दर्दनाक है। और जुआनहुआ शायद से यांग जी को फ़ोन लगाता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ ना कर पाने के लिए, अब मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। और हमारा सैनजिंग इधर खड़े खड़े कुछ सोच ही रहा था कि तभी मिस्टर लिन का फ़ोन आता है सैनजिंग को। तो सैनजिंग उस फ़ोन कॉल को उठाता है। फिर मिस्टर लिन कहते हैं सैनजिंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें हॉस्पिटल में मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग आ चुका होता है। फिर मिस्टर लिन कहते हैं सैनजिंग तुम्हारे साथ मेरे परिवार ने काफ़ी बुरा व्यवहार किया और तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम इसके बाद भी मुझ जैसे बूढ़े शख्स से मिलने आने के लिए तैयार हो, तुम्हारा सच में शुक्रिया सैनजिंग। फिर सैनजिंग कहता है अब दोबारा ऐसा मत कहना, अगर आपने मुझे गोद नहीं लिया होता और मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो शायद मैं आज मर गया होता। फिर मिस्टर लिन कहते अरे मैंने बस तुम्हें इस बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया था, मुझे और भी कुछ तुम्हें बताना है। वास्तव में तुम एक अनाथ नहीं हो। आज से 20 साल पहले जब लिन फैमिली एक मछुआरों की फैमिली था तब एक दिन में अकेले नाव चलाने के बाद थककर एक समुद्र किनारे पर बैठकर आराम कर रहा था और तभी मैंने एक अजीब शख्स को देखा। वो शख्स किसी को गोद में लेकर पानी के ऊपर खड़ा था और उसके सामने कई सारी बैटलशिप थी जो इसका वो अकेले ही सामना कर रहा था, लेकिन उसके आंखों में कोई भी डर नहीं था और उसने एक भयंकर लड़ाई किया और अकेले ही सारे शिप्स को तबाह कर दिया और वहीं पर खड़ा था। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अपराजित गर्वित गॉड ऑफ वॉर की तरह है। और वो शख्स थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचा और फिर वो मेरे पास आकर अपने गोद में लिए हुए
बच्चे को मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे दे दिया और उसने कहा कि एक बार जब उसके घाव ठीक हो जाएगा तब वो तुम्हें घर लेके जाएगा। और उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी और वहाँ से पलक झपकते ही गायब हो गए। और उन्होंने जो मुझे बच्चा दिया था वो तुम हो सैनजिंग। और फिर पलक झपकते ही 20 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया और शुक्रिया उनका, उन्होंने जो चीज़ें मुझे दी थी उस वजह से लिन फैमिली आज इस पोजीशन में है। और मिस्टर लिन सैनजिंग का हाथ पकड़कर रोते हुए कहते, सैनजिंग मैं जानता हूँ कि लिन फैमिली ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन क्या तुम मेरे खातिर लिन फैमिली को भविष्य में बचाए रख सकते हो? फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा सैनजिंग बहुत सारे पिल मिस्टर सू को दे रहा होता है और कहता है इसे हुआन युआन डैन पिल कहते हैं, इसका मुख्य काम जीवन ऊर्जा को फिर से भरना है। फिर मिस्टर सू कहते हैं बहुत अच्छे। इतना कहते ही है कि तभी वहाँ कोई शख्स कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर आता है और कहता है, क्या मिस्टर सू ने एक और खजाना ढूंढ लिया? इस शख्स का नाम हांगलोंग है। फिर हांगलोंग सैनजिंग से कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास पिल बनाने की स्किल्स भी है और तुम इतने अच्छे कल्टीवेटर भी हो। तुम्हारा लेवल क्या है और तुम किस सेक्ट से हो? फिर सैनजिंग ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम सैनजिंग है और मेरा लेवल लगभग क्यूआई रिफाइनमेंट के सेकंड लेवल पर है और मैं किसी सेक्ट से नहीं हूँ। फिर हांगलोंग हंसते हंसते कहता है, तुम किसी सेक्ट से नहीं हो तो फिर क्या तुम्हारे स्किल्स पत्थरों से बाहर आया है? और सैनजिंग के पास आकर कहता है, ब्रदर शैन तुम कौन सी टेक्निक प्रैक्टिस करते हो? क्या वो ईवल टेक्निक नहीं है ना? फिर सुबेन हांगलोंग को सैनजिंग पर शक करता देखकर कहती है, ये सच नहीं है, उसने सभी के सामने मेरे ग्रैंडफादर को ठीक किया, तो फिर कैसे वो बुरा हो सकता है? फिर हांगलोंग कल्टीवेशन की पोज बनाकर आसपास का स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए सुबेन से कहता है, यहाँ मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं। मशहूर और अच्छे सेक्ट्स वो हेवन और अर्थ से आई हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और जबकि जो बुरे सेक्ट्स होते हैं वो जहरीली हवा और जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और तुमने कभी भी उसे प्रैक्टिस करते नहीं देखा कि वो अच्छे तरीके का इस्तेमाल करता है या फिर बुरे तरीके का, तो फिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? इतना कहते ही है कि तभी हमारा सैनजिंग हांगलोंग जिस तरीके से कल्टीवेशन कर रहा होता है उसे देखकर उसमें कमी निकालते हुए कहता है, तुम जिस तरीके से सांस ले रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है। फिर हांगलोंग कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। इतना कहते ही है कि तभी उसे एहसास होता है कि सैनजिंग उसके बारे में कह क्या रहा है और सैनजिंग से कहता है, तुमने क्या कहा? फिर हमें सैनजिंग को दिखाया जाता है जो हांगलोंग के चारों ओर घूम रहा होता है और हांगलोंग की बहुत सी कमियां निकाल रहा होता है। इस चीज़ से हांगलोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और हमारा सैनजिंग हांगलोंग के ऑरा की वजह से वहाँ से उड़ जाता है। और हांगलोंग सैनजिंग से कहता है, बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, चलो एक फाइट करते हैं। और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर सैनजिंग कहता है, नहीं नहीं, मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप एक महान शख्स है और मिस्टर सू के बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैंने आपको चोट पहुंचा दिया तो ये मेरे लिए एक मुसीबत होगा। फिर हांगलोंग कहता है, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? चलो आओ, अगर तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो तो मैं अपने शब्दों में लिख कर देता हूँ कि हांगलोंग अपने शब्दों से पीछे नहीं हटेगा। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा, और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, प्लीज़ सीनियर गाइड मी। और इसके बाद वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उन लोगों का आवाज़ ही सुनाई देता है, लड़ाई को नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हमें लड़ाई के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हांगलोंग सैनजिंग से मार खाने के बाद बेहोश हो चुका रहता है और मिस्टर सू हांगलोंग की तरफ देखकर कहते हैं, इसे शुरू करना तुम्हारे लिए थोड़ा भारी पड़ गया, मुझे एहसास नहीं था कि सैनजिंग इतना ज़्यादा ताकतवर है। और सैनजिंग साइड से कहता है, नहीं नहीं, मैं अभी भी कमज़ोर हूँ। फिर सुबेन सैनजिंग के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम कैसे हो, क्या तुम्हें इससे कोई चोट लगी? फिर सैनजिंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे मुझे कोई भी चोट नहीं लगी है। फिर सुबेन सैनजिंग को जोर से पिंच करती हुए कहती है, हरामी कह के तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, तुम मिस्टर हांगलोंग को हरा नहीं सकते, वो एक प्रशिक्षित है, लेकिन क्योंकि तुमने उन्हें हरा दिया इसलिए तुम आज मेरे घर के दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। और हमारा सैनजिंग इधर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, लेकिन सुबेन नहीं छोड़ती है और कहती है, अब तुम जानते हो कि चोट लगने पर कितना दर्द होता है। इसके थोड़ी देर बाद सुबेन छोड़ तो देती है, लेकिन वो हमारे सैनजिंग से गुस्सा होती है, इसलिए वो दूसरी तरफ मुँह कर कर खड़ी रहती है। फिर सैनजिंग सुबेन को मनाने के लिए कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। फिर सुबेन कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी में मेरा सही तरीके से सामना करो। फिर सैनजिंग कहता है, मेरी बाकी की ज़िंदगी? फिर सुबेन सैनजिंग के चेहरे की तरफ देखती है, उसके बाद वहाँ से घूम जाती है और बालकनी की तरफ जाने लगती है और कहती है, तुम जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन सैनजिंग को कुछ समझ में नहीं आता है कि सुबेन कहना क्या चाहती है, इसलिए वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो भी सुबेन के साथ बालकनी में आ जाता है और सुबेन से कहता है, कुछ दिनों में जो बिज़नेस मीटिंग होने वाली है, क्या तुम उसमें किसी को शामिल कर सकती हो? फिर सुबेन कहती है, वो कौन है?
फिर सैनजिंग कहता है वो जिनो है, लेकिन अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत हो सकता है तो फिर इसे भूल जाओ, ऐसा समझो कि मैंने बस ऐसे ही कहा। फिर सुबेन कहता है इसमें दिक्कत क्या हो सकता है, ये तो सिर्फ एक और जूस को जोड़ने जैसा है, और साथ ही तुम्हारा जो मेरे साथ रिश्ता है उसके खातिर तो कर ही सकती हूँ। फिर सैनजिंग सुबेन को छेड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता। फिर सुबेन सैनजिंग को प्यार से मारने लगती है और कहती है मैं देख रही हूँ कि तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा, और थोड़ी देर बाद मारना बंद कर देती है और कहती है वैसे सैनजिंग अगर भविष्य में मुझे कोई परेशान करेगा क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर सैनजिंग कहता है मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा कभी भी। और वो दोनों जानू शोना मोना कोना थोना करते करते एक दूसरे के करीब आकर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कबाब में हंटी आ जाता है और कहता है सैनजिंग मुझे बेस्ट 100 सालों वाला मेडिसिनल जड़ी बूटियों का ठिकाना मिल गया है। दोस्तों इससे पहले हमें नहीं दिखाया गया है कि सैनजिंग ने कभी भी मिस्टर सू को जड़ी बूटी ढूंढने के लिए कहा, शायद मिस्टर सू खुद ही ढूंढ के दे रहे क्योंकि सैनजिंग पिल बनाता है इसलिए। और इधर सैनजिंग और सुबेन जैसे ही मिस्टर सू वहाँ पर आते तो वो दोनों जल्दी से दूर हो जाते एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते। और सैनजिंग शर्माते हुए मिस्टर सू से कहता है सच में वो जगह कहाँ है। फिर मिस्टर सू कहते हैं वो बीन चैंग के ऑक्शन हाउस में है। फिर सुबेन अपने ग्रैंडपा के पास आती है और कहती है ग्रैंडपा मैं सैनजिंग के साथ जाऊंगी, वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। फिर मिस्टर सू कहता है तुम्हें सिर्फ ये डर है कि सैनजिंग को वहाँ मार दिया जाएगा, और सुबेन ये सुनकर हंसने लगती है। इसके बाद सुबेन और मिस्टर सू एक साथ सैनजिंग से कहते हैं मुझे लगता है तुम अब और ये कपड़े नहीं पहन सकते। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एक बड़े से शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबेन सैनजिंग के लिए कपड़े देख रही होती है। और हमारा सैनजिंग सुबेन से कहता है हम इतनी महंगी जगह पर कपड़ा खरीदने के लिए क्यों आए हैं, हम कहीं और भी तो जा सकते थे। फिर सुबेन कहती है हम यहाँ कपड़े खरीदने आए हैं, इसमें गलत क्या है, तुम अगर अच्छे कपड़े पहनोगे तो लोग तुम्हें घृणा नहीं करेंगे, कम से कम अच्छे कपड़े पहनो तो। और हमारे सैनजिंग को एक कपड़ा देते हुए कहती है चलो भी इसे ट्राई करो। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो कपड़ा पहनकर आ जाता है और सुबेन से कहता है मैं इस कपड़े में कैसा लग रहा हूँ। फिर सुबेन कहती है तुम सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे इससे पहले एहसास नहीं था कि तुम्हारे पास एक ग्रेट बॉडी है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो सैनजिंग सच में। और बहुत से कपड़े हमारे सैनजिंग के लिए लाती है और कहती है इसे ट्राई करो इसे ट्राई करो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और सैनजिंग कह रहा होता है बस इतने काफ़ी है मेरे इस्तेमाल करने के लिए, इससे ज़्यादा अब हमें और नहीं खरीदना चाहिए। इसके बाद हमें यांगजी और सैनजिंग के एक्स वाइफ को दिखाया जाता है, जो दोनों भी इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों मैं सैनजिंग की एक्स वाइफ का नाम बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए उसका नाम मैं जिया रख रहा हूँ। जिया सैनजिंग को देख लेती है, इसलिए वो यांगजी से कहती है क्या वो सैनजिंग नहीं है। इसके बाद जिया और यांगजी दोनों ही सैनजिंग के पास आते हैं और यांगजी सैनजिंग से कहता है इस बार फिर से तुम किसका फ़ायदा उठा रहे हो, और मैंने सुना कि तुम ऑक्शन में जाने वाले हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं आज वहाँ हर चीज़ खरीदने वाला हूँ। फिर सुबेन कहती है तुम वहाँ हर चीज़ खरीदने वाले हो, तुम कितने बातूनी शख्स हो, मैं देखना चाहूँगी कि तुम ऐसा कैसे करते हो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ऑक्शन बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांगजी किसी चीज़ पर अपनी बोली लगा रहा होता है। यांगजी कहता है मैं इसके 1.5 मिलियन दूंगा, और वहाँ जो ऑक्शन कर रहा होता है वो खुश होकर कहता है 1.5 मिलियन 1, 1.5 मिलियन 2, 1.5 मिलियन 3 कहने ही वाला होता है कि तभी कोई 5 मिलियन कह देता है। 5 मिलियन का शब्द सुनते ही सभी लोग पीछे जहाँ से वो आवाज़ आया है उस तरफ देखने लगते हैं, और जिया यांगजी से कहती है लानत है, उसने क्या कहा डियर, इसकी कीमत को फिर से बढ़ा दो। फिर हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसने 5 मिलियन की बोली लगाया होता है, वो और कोई नहीं सुबेन होती है। और वहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी कहने लगते हैं ये क्या बकवास है, वो ऐसे रिंग को 5 मिलियन में कैसे खरीद सकती है, बहुत ज़्यादा है। और सैनजिंग सुबेन से कहती है क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर सुबेन कहती है ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं है, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ जो ऑक्शन कर रहा होता है उससे कहती है होस्ट क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो शख्स सुबेन की बात सुनकर ऑक्शन को आगे करता है और कहता है 5 मिलियन 1, 5 मिलियन 2, 5 मिलियन 3, और ये बिक गया। कॉन्ग्रेचुलेशन नंबर 8, आपने प्राइवेट लव रिंग को जीत लिया है। अब हम इस ऑक्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ आप छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, आखिरी ऑक्शन 15 मिनट में शुरू होगा। और यहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी लोग सुबेन के लिए ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं, और इस तरफ जिया अपनी दांत पीस रही होती है। इसके बाद सुबेन और सैनजिंग यहाँ से आराम करने के लिए कहीं पर चले जाते हैं, और जिया भी उन लोगों के पीछे पीछे चली जाती है और सुबेन से कहती है तुम कुतिया कहीं के, इस रिंग को मैं अपने शादी के लिए खरीदने जा रही थी, तो फिर तुमने इस चीज़ को मुझसे क्यों चुरा लिया। लेकिन सुबेन कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर सैनजिंग यांगजी से कहता है वैसे तुम्हें नहीं लगता कि कोई शख्स इस्तेमाल किया हुआ है तो उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ ही अंगूठी खरीदना चाहिए। और जिया सैनजिंग की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सैनजिंग के ऊपर और कहती है तुम बास्टर्ड,
फिर यांग जी जिया को शांत कराते हुए सुबेन से कहता है, मिस सू, मुझे नहीं पता था कि आप इस रिंग को पसंद करते हैं। अगर आपने इससे पहले मुझे बता दिया होता तो मैं इसे आपको एक दोस्त के रूप में दे देता। फिर सुबेन कहती है, तुम एक दोस्त के रूप में मुझे दे देते। इतना कहते ही है कि तभी एक सर्वेंट एक रिंग लेकर आता है और कहता है, मिस सू, ये वो रिंग है जिस पर आपने बोली लगाई थी। फिर सुबेन उस रिंग को लेती है और कहती है, किसने कहा कि मुझे ये रिंग पसंद है, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इस रिंग के नाम के भी लायक हो। और जिया ये सुनकर यांग जी से कहती है, हनी, क्या तुम उसे इस तरीके से हमें परेशान करने दोगी? फिर सुबेन कहती है, मेरा इस तरीके का रिंग में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। और उसे फेंक देती है और जिया से कहती है, अगर तुम्हें ये रिंग उतना ही ज़्यादा पसंद है तो तुम इस छोटे से लेग में इसे ढूंढो। अगर तुमने इसे ढूंढ लिया तो ये तुम्हारा है। और सुबेन और सैनजिंग यहाँ से जाने लगते हैं और जिया यांग जी से कहती है, उस चुड़ैल का कहने का क्या मतलब है और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की? फिर यांग जी अपने मन में कहता है, क्या बकवास है, उसने ऐसा कैसे किया? उसने 5 मिलियन के रिंग को इस तरीके से फेंक दिया। और जिया से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस ऑक्शन के आखिरी आइटम को तुम्हारे लिए खरीदूंगा। फिर जिया कहती है, सच में डार्लिंग, तुम बहुत प्यारे हो। इसके बाद फिर से हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहां सैनजिंग सुबेन से कहता है, उस रिंग को फेंक कर तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा है ना? फिर सुबेन कहती है, वो रिंग मेरे लिए बहुत मामूली है। फिर सैनजिंग कहता है, मैंने अभी जो कहा इसे भूल जाओ, मैं सच में इस अमीरों की दुनिया को समझ नहीं पाया हूँ। फिर सुबेन कहती है, सैनजिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर सैनजिंग कहता है, तुम क्या बताना चाहती हो? फिर सुबेन कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उससे पहले जो ऑक्शन कर रहा होता है उसकी आवाज़ आता है और कहता है, सभी लोग अपनी सीट पर प्लीज़ बैठ जाइए, ऑक्शन शुरू होने वाला है। फिर सुबेन कहती है, जो कोई किसी का अपमान करता है वो हमेशा दूसरों दोबारा अपमानित होता है। फिर सैनजिंग कहता है, वाह, तुमने कितनी अच्छी बात कही। लेकिन सुबेन का कोई भी ध्यान नहीं रहता है सैनजिंग पर। उसका ध्यान ऑक्शन में आए हुए एक सुंदर से नेकलेस पर रहता है और कहता है, वाह, कितना सुंदर नेकलेस है ये। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये मेरे टेस्ट का नहीं है, लेकिन हमें फिर भी इस पर बोली लगाना चाहिए। और सैनजिंग का जैसे ही उस नेकलेस पर नज़र पड़ता है तो सैनजिंग को वो नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सुबेन का हाथ पकड़कर कहता है, सुबेन, मैं इस नेकलेस को तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ। फिर सुबेन कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद ऑक्शन में बोली लगाना शुरू हो जाता है। कोई शख्स 2 मिलियन कहता है तो कोई 3 मिलियन कहता है, लेकिन हमारा सैनजिंग सीधा 5 मिलियन कहता है। सैनजिंग जैसे ही 5 मिलियन कहता है तो वहाँ आसपास जो भी लोग होते हैं वो सभी आपस में ही बात करने लगते हैं। एक शख्स कहता है, ये गेस्ट नंबर 8 है जो फिर से बोली लगा रहा है। फिर दूसरा शख्स कहता है, क्या ये वो नहीं है जिन्होंने फर्स्ट ऑक्शन में 5 मिलियन में एक रिंग खरीदा था? फिर दूसरा शख्स कहता है, हाँ, ये वही है। अब उसमें से एक फिर से इस ऑक्शन में 5 मिलियन की बोली लगाया है। और यांग जी सैनजिंग को बोली लगाता देखकर अपने मन में कहता है, सैनजिंग ने बोली क्यों लगाया है? क्या वो हमसे और ज़्यादा पंगे लेना चाहता है या फिर उसे ये नेकलेस चाहिए? लेकिन मैं उसे ये लेने नहीं दूंगा, इसे तो मैं ही लूँगा। और यांग जी 5.5 मिलियन की बोली लगाता है। इस चीज़ को देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया माय डियर। फिर हमारा सैनजिंग यांग जी को बोली बढ़ाता देखकर वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 6 मिलियन दूंगा। और अपने मन में कहता है, जिन्होंने जो मुझे बैंक कार्ड दिया था उसमें 10 मिलियन था और उसने जो नई एरिया पर मुझे शॉपिंग स्ट्रीट दिया है उसका डेली इनकम 5 मिलियन है और हर हफ्ते का 35 मिलियन वहाँ से आता है। इसलिए यहाँ तक कि अगर मैं एक हफ्ते का आधा पैसा भी उड़ा देता हूँ उस नेकलेस पर तब भी मेरे पास कई मिलियन बच जाएंगे, जिससे मैं जड़ी बूटियाँ खरीद कर अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इसलिए ये मेरे लिए एक विन विन सिचुएशन है। और इस तरफ यांग जी सैनजिंग को प्राइस बढ़ाता देखकर अपने मन में कहता है, सुबेन, तुम्हारा आदमी अभी भी मुझसे लड़ रहा है, चलो देखते वो कब तक इसे संभाल सकता है। और वो भी अपना प्राइस बढ़ा देता है और कहता है, मैं 6.5 मिलियन दूंगा इसका। और हमारा सैनजिंग यांग जी को बोली बढ़ाता देखकर वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 7 मिलियन दूंगा। और यांग जी वो भी अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 7.5 मिलियन दूंगा। और हमारा सैनिक वो फिर से अपना बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 8 मिलियन दूंगा। और यांग जी वो भी बोली बढ़ा देता है और कहता है, मैं इसके 8.5 मिलियन दूंगा। और हमारे सैनजिंग से कहता है, चलो देखते हैं तुम इसे कब तक जारी रख सकते हो। और जिया यांग जी से कहती है, हनी, क्या होगा अगर तुम इससे पीछे हट जाओ? फिर हमारा सैनजिंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, मैं इसमें 20 मिलियन की बोली लगाता हूँ। और हमारा सैनजिंग जैसे ही 20 मिलियन की बोली लगाता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हमारे सैनजिंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या बकवास है, गेस्ट नंबर 8 ने फिर से सबसे ऊंची बोली लगाया है, वो लोग फिर से जीत जाएंगे। और वहाँ जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो 20 मिलियन सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, 20 मिलियन 1, 20 मिलियन 2, 20 मिलियन 3 और ये बिक गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस गेस्ट नंबर 8, आपने सिल्वर किस नेकलेस जीत लिया है। और यहीं पर ये आज का हमारा ऑप्शन ख़त्म होता है और आपका शुक्रिया सर आज यहाँ आने के लिए। ऑक्शन होस्ट जैसे ही कहता है, ये सिल्वर किस नेकलेस हमारे सैनजिंग ने खरीद लिया है, तो सभी लोग हमारे सैनजिंग की तारीफ़ें करने लगते और कहते हैं, आप महान हैं। और ज़ोर ज़ोर से हमारे सैनजिंग के लिए तालियां
तालियां बजा रहे होते। और इधर हमें जिया और यांग जी को नहीं दिखाया जाता है। शायद 20 मिनट का नाम सुनते ही उन लोग का 464 हो गया, इसलिए यहाँ से मुँह छुपाते हुए भाग गए, नहीं तो उन लोग का चेहरा देखने लायक था। इसके बाद हमें हमारे सैनजिन को दिखाया जाता है जो सुपेन का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है और कहता है जल्दी से मेरे साथ आओ। और उन लोग भाग कर जाकर अपनी कार में जाकर बैठते और कहते आखिरकार हमें उनसे छुटकारा मिल ही गया। फिर सुबेन हंसते हंसते कहती है तुम अमेजिंग हो सैनजिन, तुमने ऑक्शन से कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, इससे तुम्हें काफ़ी फ़ायदा होगा, तुम्हारे आगे एक उज्जवल भविष्य है सैनजिन। फिर सैनजिन कहता है तुम्हारा शुक्रिया मेरी तारीफ करने के लिए, अब यहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्या मैं तुम्हें अब ये नेकलेस में पहना सकता हूँ। फिर सुबेन कहती है हाँ बिल्कुल तुम मुझे पहना सकते हो, और धीरे से कहती है तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो। फिर हमारा सैनजिन कहता है और पास आओ, और सुबेन पास आती है और हमारा सैनजिन वो नेकलेस उसे पहना देता है। फिर सुबेन कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम क्या सोचते हो ये नेकलेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। फिर हमारा सैनजिन सुबेन की तरफ देख रहा होता है और कहता है वाओ ये कितना सुंदर लग रहा है तुम पर, और तुम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और सीरियस होकर कहता है अगर भविष्य में किसी दिन मेरे पास स्टेटस और पोजीशन और पैसा ही पैसा होगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर सुबेन सैनजिन का हाथ पकड़कर कहती है जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी हैसियत या वो अमीर है या गरीब ये नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि वो शख्स आपसे कितना प्यार करता है। और तुम्हें मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम्हारे साथ एक उज्जवल भविष्य का आशा करता हूँ। इसके बाद सुबेन यहाँ सैनजिन के साथ और भी बहुत कुछ बातें करती है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता है और हमारा सैनजिन बस सुबेन की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। दोस्तों इधर हमें बताया नहीं जाता है कि सुबेन सैनजिन से शादी करने के लिए मान गया है कि नहीं, लेकिन सुबेन ने जो भी यहाँ का आप इसका मतलब हाँ ही समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सुबेन बिजनेस मीटिंग के बाद ही अपना जवाब देगी। इसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो उस छोटे से पुल पर जहाँ पर सुबेन ने अंगूठी फेंका था उस जगह पर अंगूठी ढूंढ रहा होता है और कहती है वो अंगूठी कहाँ चली गई इस धरती पर। और यांग जी दूर से ही अजीब सा शक्ल बनाकर उसको देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें लॉन्गजवन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैनजिन कल्टीवेशन कर रहा होता है और हमें इधर सैनजिन का लेवल बताया जाता है। सैनजिन का लेवल 3rd लेवल ऑफ द माना रिफाइनमेंट स्टेज होता है। और हमारा सैनजिन कल्टीवेशन करने के बाद एक गहरी सांस लेता है और कहता है मेरे अंदर ऑरा बनने में 2 से 3 दिन और लगेंगे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे और भी अच्छे से कल्टीवेशन करना होगा। दोस्तों एक बार जब हमारे सैनजिन के अंदर ऑरा बनने लगेगा तब हमारा सैनजिन ऑरा का पावर का इस्तेमाल कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में एनर्जी बॉल भी बना सकता है। और हमारा सैनजिन फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हमारा सैनजिन का फ़ोन बजने लगता है और हमारा सैनजिन कहता है अभी बहुत देर हो चुका है, ये कौन है जो मुझे इतनी रात को फ़ोन कर रहा है। और हमारा सैनजिन उस फ़ोन कॉल को उठा लेता है और कहता है तुम कौन हो। फिर वो शख्स कहता है मिस्टर सेन मैं जिनो हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ गड़बड़ है, क्या आप आकर देख सकते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जिनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो एक बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उस बिल्डिंग को ही देख रहा होता है और उसके साथ एक शख्स भी होता है। फिर जिनो उस शख्स से कहता है ये जगह फेंग शुई मेजरमेंट स्किल के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, ये जगह पहाड़ों से घिरा हुआ है और इधर पास में ही एक पानी का बहुत बड़ा तालाब है। इन सब चीज़ों की वजह से ये एक ऊंचा क्षेत्र है। अगर हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होता तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा कमाई हो सकता था, लेकिन अब क्या हमें यहाँ से कमाई नहीं होगा। फिर और शख्स कहता है आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मिस्टर जिन्हो यहाँ हर समय जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। फिर जिन्हो कहता है मजदूरों का मचान के ऊपर से गिरना एक हादसा माना जा सकता है। दोस्तों इस फोटो में जो दिख रहा है ना इसे मचान कहते हैं। फिर जिनो आगे कहता है लेकिन मचान को देखने पर ऐसा लगता है कि उसके सारे नट ढीले होकर निकल गए हो, क्या ये लॉजिकल है कि एक ही समय पर सारे नट ढीले होकर निकल जाए। ये सब चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट के शुरुआत होने के बाद से हो रहा है। मजदूरों के साथ हादसा होना शुरू हुआ है, चाहे यहाँ हो या फिर उनके घर पे, जिस वजह से हमारे यहाँ मजदूरों की कमी हो गया है। इसलिए अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने में बहुत देर हो जाएगा और ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि इस जगह के बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। जिन्हों ये सब चीज़ें उस शख्स को बता ही रहा था कि तभी हमारा सैनजिन यहाँ पर आ जाता है और इस जगह को देखकर जिन्हों से कहता है इस जगह पर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फिर जिन्हों जैसे ही सैनजिन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मिस्टर सेन आप यहाँ आ गए। और वो शख्स जो जिन्हों के साथ था वो हमारे सैनजिन को देखकर कहता है ये लड़का कौन है। फिर सैनजिन इस जगह को अच्छी तरीके से देखने लगता है और पता करने की कोशिश करता है कि इस जगह पर क्या गड़बड़ है। दोस्तों इस जगह पर कुछ ऐसा लिखा था जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता, अगर मैं आपको बता भी देता तो आपके सर के ऊपर से जाता, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। हमारा सैनजिन आसपास चेक कर ही रहा था कि तभी जिन्हों सैनजिन से कहता है मिस्टर सेन अब हम क्या करें, क्या हम यहाँ के काम को रोक दें जब तक हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। फिर सैनजिन कहता है इसकी कोई
ज़रूरत नहीं, इतना कहते ही है कि तभी हमारे सैनजिन को पता चल जाता है इस जगह पर किस चीज़ की वजह से गड़बड़ हो रहा है। और जिन्हों को एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है उस जगह पर कुछ दबा हुआ है, अगर हमने उस चीज़ को बाहर नहीं निकाला तो हम इस शॉपिंग मॉल को पूरा नहीं कर पाएंगे और इधर अनगिनत मुसीबतें आएगा। और जिन्हों सैनजिन की बातें सुनकर कहता है क्या, और वो शख्स जो जिन्हों के साथ था वो कहता है मेरा नाम बाइकैन है और सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने अपने फेंग शुई स्किल्स के अनुसार आपके सुपीरियर्स के लिए सैकड़ों जगह चुना है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे काम पर सवाल नहीं उठाया, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम पर सवाल उठाने की। फिर सैनजिन कहता है मैं आपके काम पे सवाल उठाने या आप पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन सावधान रहना हमेशा बेहतर होता है। फिर बाइकैन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे बताए गए जगह पर खुदाई करूंगा, लेकिन अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो मुझे दोष मत देना। फिर सैनजिन कहता है ठीक है, और बाइकैन कहता है ये बेहतर रहेगा कि हमें वहाँ कुछ मिल जाए। और एक शख्स खुदाई करना शुरू कर देता है और खोदते खोदते एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देता है और नीचे से जिन्हों को कहता है ब्रदर ये 5 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है, क्या हम और खोदना जारी रखें। फिर जिन्हों कहता है हाँ तुम लोग खोदते रहो, और अपने मन में कहता है ये गड्ढा बहुत गहरा है और हमें अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। क्या सैनजिन सच में फेंग शुई स्किल्स को समझता है। दोस्तों हमें फेंग शुई स्किल्स के बारे में राइटर ने बताया तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फेंग शुई स्किल्स किसी चीज़ को देखकर उस चीज़ के बारे में पता लगाने या कोई दबी हुई चीज़ को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जिन्हों आगे कहता है अगर हमने बाइकैन को नाराज़ कर दिया तो भविष्य में हम एक अच्छे फेंग शुई मास्टर को ढूंढ नहीं पाएंगे। शायद यह बेहतर होता अगर मैं मिस्टर शैन को यहाँ आने के लिए नहीं कहता। जिन्हों ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी जो शख्स गड्ढा खोद रहा था वो कहता है मुझे ये मिल गया है जिसे आप ढूंढ रहे थे, और वो शख्स उस चीज़ को लेकर बाहर आता है। फिर हमें उस चीज़ को दिखाया जाता है जो दरअसल एक बॉक्स होता है। फिर हमारा सैनजिन उस शख्स से कहता है अब इसे खोलो, और ये शख्स इस बॉक्स को खोल देता है। फिर हमें बॉक्स के अंदर की चीज़ को दिखाया जाता है जो दरअसल एक नाइफ होता है, और बाइकैन जैसे ही इस नाइफ को देखता है तो वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। फिर जिन्हों कहता है कि आप जानते हैं इस चीज़ को। फिर बाइकैन कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी में हो, लेकिन तुम 1 मिनट रुको, मुझे थोड़ा सोचने दो। और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है तुम इस बारे में सोचो, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज़ किया है। फिर जिन्हों कहता है नहीं नहीं मैंने किसी को भी नाराज़ नहीं किया है। और बाइकैन कहता है ये एक बुरी चीज़ है, अगर तुम इसे किसी के घर पे दफनाते हो तो इससे उस घर में खून खराबा होगा, और अगर तुमने इसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफनाओगे तो ये तुम्हारे लिए उस जगह पर बहुत सारे भूतों को लेके आएगा। और जिन्हों जैसे ही बाइकैन की ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। फिर बाइकैन कहता है मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आश्चर्य होगा अगर छोटे भाई के पास कोई आइडिया है तो। फिर जिन्हों सैनजिन के पास जाता है और कहता है मेरे हुजूर मैं तुम्हारा खजूर, मुझ पर कर दीजिए थोड़ा सा रहम और बता दीजिए मैं क्या करूँ। फिर सैनजिन कहता है अच्छा मेरे खजूर तू ना कर फिक्र, मैं इसे ले जाऊंगा अपने घर ताकि इससे तुझे और ज़्यादा ना हो प्रॉब्लम। और जिन्हों सैनजिन की ये बात सुनकर खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है मेरे हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो बस मुझसे कहिए मैं उसे कर दूंगा। फिर बाइकैन सैनजिन से कहता है छोटे भाई आप इतनी कम उम्र में ऐसा स्किल रखते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ आप किस स्कूल से आए हैं। मैं भविष्य में अपनी रिस्पेक्ट पे करने आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फिर सैनजिन यहाँ इस बात का यहाँ कोई भी जवाब नहीं देता है, बस इतना ही कहता है मैं बस एक अंधा बिल्ली हूँ जिसमें कोई रियल एबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और जाते जाते जिन्हों से कहता है अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, और यहाँ से जाने लगता है। और बाइकैन सैनजिन को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है क्या अद्भुत लड़का है, मैंने इससे पहले ऐसे स्किलफुल लड़के के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें लॉन्गजॉन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिन उस नाइफ की तरफ देख रहा होता है और कहता है इस नाइफ से जो ऑरा निकल रहा है मुझे ये काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। और थोड़ी देर इसके बारे में सोचने के बाद कहता है आखिरकार मुझे याद आ गया, जब मैं मिस्टर शू का इलाज कर रहा था तब उनके अंदर से मुझे एक बुरा ऑरा एहसास हुआ जो उन्हें धीरे धीरे बीमार कर रहा था। ये ऑरा काफ़ी हद तक उस ऑरा से मिलता जुलता है। क्या कोई शू फैमिली को निशाना बना रहा है। कल शू फैमिली का बिजनेस मीटिंग है, मुझे जल्दी से इस ईवल नाइफ को तबाह कर देना चाहिए और ये सब करने वाले को जल्दी से गिरफ्तार करना चाहिए। और सैनजिन इस ईवल नाइफ को तबाह कर देता है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन बिजनेस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ के हालात के बारे में बता रही होती है। वो कहती है ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी 4 घंटे बाकी है, लेकिन कई कंपनियों के लीडर्स पहले ही बेंटली पर जमा हो गए हैं।
ये बिजनेस मीटिंग का सेरेमनी सू फैमिली द्वारा उनके गार्डन में आयोजित किया गया है और जैसा कि हम यहाँ के सजावट को देख सकते हैं कि वो पूरा हो चुका है और सारे प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। हमारे पास अभी के लिए इतना ही न्यूज़ है, लेकिन हम शू फैमिली के इस खास अवसर को हमारे स्टेशन पर आपको दिखाना जारी रखेंगे। फिर हमें सेरेमनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुआनवा यांग जी से बातें कर रहा होता है। जुआनवा यांग जी से कहता है, ब्रदर यांग, क्या आप जानते हैं कि शू फैमिली ने ये सेरेमनी क्यों आयोजित किया है? दोस्तों, कई जगह पर बिजनेस मीटिंग लिखा है और कई जगह पर सेरेमनी लिखा है। दोस्तों, सेरेमनी का मतलब समारोह होता है। इससे मुझे एक्सप्लेन करने में परेशानी हो रहा है, इसलिए मैं सेरेमनी ही कहूँगा। फिर यांग जी के कुछ कहने से पहले जिया कहती है, उनका हमारे लिन फैमिली की क्षमता में दिलचस्पी है, इसलिए वो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये समारोह रखा है। फिर यांग जी कहता है, अच्छा, तुम्हें सच में नहीं पता है कि उन्होंने ये समारोह क्यों रखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। इस एरिया में एक नया लड़का आया है जिसे शू फैमिली बढ़ावा दे रहा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये समारोह उन्होंने उसके लिए ही रखा है। फिर जुआनवा कहता है, अच्छा ऐसा है, काश मैं इसका खुद पता लगा सकता। और तीनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जिया की नज़र हमारे सैनजिंग के ऊपर जाती है और वो इन दोनों से कहती है, अरे क्या वो सैनजिंग नहीं है? और जुआनवा जैसे ही सैनजिंग का नाम सुनता है तो वो कहता है, मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से पतली गली पकड़ लूँ, और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। फिर जिया सैनजिंग से कहती है, सैनजिंग, तुम ऐसे जगह पर नहीं आ सकते। क्या तुम मेरे परिवार के एक मेंबर के बेस में यहाँ चोरी चुप कर आए हो? रुको, मैं अभी सिक्योरिटी को यहाँ बुलाता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। फिर सैनजिंग कहता है, लिन फैमिली, क्या तुम्हारा फैमिली इतना बड़ा चेहरा रखता है कि मैं उसके मेंबर के भेस में यहाँ आऊँगा? फिर जिया सैनजिंग का बात सुनकर कहती है, तुम कमी नहीं कही के इतना कहते ही है कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कहता है, मिस, यहाँ क्या हो रहा है? फिर जिया सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये शख्स मेरे लिन फैमिली का एक मेंबर होने का दिखावा कर कर यहाँ पर घुस आया है, आप लोग इसे पकड़ लीजिए और यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड सैनजिंग को ना पकड़कर जिया को पकड़ता है और कहता है, वो नहीं बल्कि वो तुम हो जिसे यहाँ से जाना होगा, और जिया को यहाँ से घसीटते हुए लेके जाने लगते। फिर जिया इन लोगों से कहती है, तुम शू फैमिली के कुत्ते, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गालियाँ दे रही होती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम ना सिर्फ यहाँ पर शोर मचा रही हो बल्कि तुमने पहले ही यहाँ के विशिष्ट गेस्ट को नाराज़ कर दिया है, इसलिए हमारी यंग मिस के आदेश के अनुसार जो भी यहाँ परेशानी खड़ी करेगा उसे यहाँ से जाना होगा। और वो दोनों यहाँ से जिया को लेके चले जाते हैं। फिर जिया के यहाँ से चले जाने के बाद सुवेन स्टेज पर आती है और कहती है, ये वास्तव में एक बेकार दृश्य था। सुवेन जैसे ही ये कहती है तो सभी लोगों का ध्यान सुवेन की ओर चला जाता है और सभी लोग सुवेन को देखकर उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं और कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, वो एक परी जैसी है, और ऐसे उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। फिर सुवेन यहाँ आए हुए सारे लोगों से कहती है, सैनजिंग हमारे बिजनेस मीटिंग के लिए एक सम्मानित गेस्ट है, अगर किसी को उससे दिक्कत है तो वो यहाँ से जा सकता है। और यांग जी जैसे ये बात सुनता है तो वो कहता है, सैनजिंग, सम्मानित गेस्ट, क्या ये वो हो सकता है जिसे शू फैमिली बढ़ावा देना चाहता है? फिर सुवेन आगे कहती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आज आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, और हमारे सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मिस्टर सैनजिंग हैं। और जैसे ही वहाँ आए हुए लोग हमारे सैनजिंग का नाम सुनते हैं तो वो सभी लोग हमारे सैनजिंग को पहचान लेते हैं और कहने लगते, क्या ये सही है? क्या ये वो नहीं है जिसे लिन फैमिली पसंद नहीं करता? और ऐसे ही बहुत सारे हमारे सैनजिंग पर बातें करने लगते हैं, लेकिन हमारा सैनजिंग कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। लेकिन एक शख्स हमारे सैनजिंग को चुप देखकर सैनजिंग से कहता है, ब्रदर शैन, आप बोलने से डरते तो नहीं है? फिर सैनजिंग उस शख्स की बातें सुनकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि मैं सुवेन के संस्था के लिए उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द इस संस्था के काबिल बनूंगा। और जैसे ये सभी हमारे सैनजिंग की बातें सुनते तो ये सभी हमारे सैनजिंग से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और सभी लोग हमारी सैनजिंग की तारीफ़ें करने लगते और कहते, वो कमाल का है, वो सुंदर ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी है। और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे होते, कोई कहता है वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसे ही बातें कर रहे होते। फिर हमें सैनजिंग को दिखाया जाता है जो सुवेन का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर रहा होता है और उससे कहता है, तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुझे स्टेज पर एक स्पीच देना है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। फिर सुवेन कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा स्पीच नहीं दिया? लेकिन तुमने बहुत अच्छा स्पीच दिया है सैनजिंग। और ऐसे ही वो दोनों बातें करते हुए नीचे आ रहे होते, लेकिन तभी मिस्टर सू यहाँ पर आते और कहते, सैनजिंग, सुवेन, मुझे तुम्हें किसी से मिलाने दो। और एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये मिस्टर चैन है जो विन शेंग में कंस्ट्रक्शन के काम के इंचार्ज है, और हम भविष्य में एक दूसरे से मिलने वाले हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। फिर सैनजिंग मिस्टर चैन को ध्यान से देखते और उसके पास आकर कहते, मेरे पूरे सम्मान के साथ मुझे लगता है ये बेहतर होगा अगर तुम इस ब्रेसलेट से छुटकारा पा लो तो।
फिर मिस्टर चैन कहते हैं, ब्रदर शैन तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर सैनजिंग कहता है, मुझे तुम्हें इसके बारे में समझाने दो। ये जो तुम्हारी कलाई पर ब्रेसलेट है, इसका इस्तेमाल जिंदा लोग नहीं करते। अगर तुम इसे अपने साथ रखना जारी रखोगे तो तुम अनगिनत बीमारियों और मुसीबतों से भुगतोगे या तुम्हारी फैमिली ही इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। फिर मिस्टर चेन कहते हैं, मेरे बेटे को अभी एक मंदिर के पुजारी से मिला है। वो कहते हैं कि ये मेरे किस्मत और खुशकिस्मती के लिए अच्छा है। तो बताओ सैनजिंग, एक मंदिर के पुजारी मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? फिर सैनजिंग कहता है, क्या यह पॉसिबल है कि आपका बेटा एक ईवल मंदिर में गया था? और मिस्टर चंद जैसे ही ये सुनते हैं कि सैनजिंग उसके बेटे को बुरा कहना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे सैनजिंग के ऊपर और कहते हैं, तेज़र फेस यहाँ आओ और इस गंदगी को मेरे लिए मुड़कर साफ कर दो। फिर हमें तेज़र फेस को दिखाया जाता है जो उंगलियां चटकाते हुए हमारे सैनजिंग की तरफ जा रहा होता है और कहता है, तेज़र फेस मुतने को है तैयार। फिर हमें मिस्टर चैन को दिखाया जाता है जो मिस्टर सू से कहते हैं, मुझे इसके लिए दोष मत देना। लेकिन मिस्टर सू मिस्टर चैन की बात का जवाब ना देकर सू बहन से कहते हैं, क्या तुम उसकी मदद करने नहीं जाओगी? फिर सू बहन अपने ग्रैंडपा से कहती है, उसके परिवार वालों ने उसे इस स्थिति में रखा है, आगे चलकर ऐसे ही स्थितियों के अलावा उसे जोखिमों का भी सामना करना होगा। अगर वो इस बाधा को भी पार नहीं कर सकता तो वो बेंचिंग में भी स्थापित नहीं हो सकता। लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, जब से हम मिले वो मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। फिर हमें तेज़र पेस और हमारे सैनजिंग की लड़ाई को दिखाया जाता है जहाँ तेज़र पेस हमारे सैनजिंग को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन हमारा सैनजिंग उसे बड़े ही आराम से रोक लेता है और उसे आराम से एक पंच मारता है, लेकिन तेज़र पेस इस मुक्के से बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर तेज़र पेस अपने आप को संभालता है और मिस्टर चैन से कहता है, मिस्टर चैन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर मिस्टर चैन चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम जो भी इस्तेमाल करना चाहते हो उसका इस्तेमाल करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या पहनते हो या फिर क्या इस्तेमाल करते हो, जब तक तुम उस लड़के को हरा सकते हो। फिर तेज़र फेस कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसे करूँगा। और एक मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम जूलियो दाव की मार्शल आर्ट होता है। तेज़र पेस जैसे ही इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है तो उसकी ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है लगातार, और हमारा सैनजिंग उसके ताकत के प्रेशर की वजह से यहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है और उसे देखकर उसका ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए कहता है, वो QI रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पर है, नहीं वो सेकंड लेवल पर है या फिर शायद उससे ज़्यादा। लेकिन इतना कहने के साथ ही हमारा सैनजिंग अपने पावर को एक्टिव करता है जिसकी वजह से हमारे सैनजिंग के अंदर से गोल्डन कलर का ऑरा एक बवंडर के जैसे निकलने लगता है। फिर हमारा सैनजिंग पूरी तरह से अपनी पावर को एक्टिव करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। और तेज़र पेस हमारे सैनजिंग की ऐसी ताकत को देखकर कहता है, वो ऐसा लगता है कि तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूँगा। और एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो हमारे सैनजिंग के सामने से गायब हो जाता है और हमारा सैनजिंग इसे गायब होता देखकर कहता है, वो गायब हो गया। सैनजिंग इतना कहता ही है कि तभी तेज़र पेस हमारे सैनजिंग के पीछे से एक ज़ोरदार मुक्का बनाते हुए उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ। और जैसे ही इसका मुक्का हमारे सैनजिंग के पास पहुंचता है तो हमारा सैनजिंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और इसके मुक्के के साथ अपना मुक्का टकराता है। और जैसे ही इन दोनों का मुक्का एक दूसरे से टकराता है तो इन दोनों के मुक्के से बहुत ज़्यादा शॉक वेव निकलने लगता है और ये दोनों को ही पीछे धकेल देता है। फिर तेज़र पेस कहता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, और एक ज़बरदस्त छलांग लगाकर हमारे सैनजिंग के ऊपर एक अपर किक मारता है जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है। फिर तेज़र पेस कहता है, सू फैमिली का पसंदीदा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कही के घमंड में वहाँ पर खड़ा ही था कि तभी हमारे सैनजिंग का हाथ उस धुएं से बाहर निकलता है और इसे पकड़ लेता है और कहता है, तो ये बात है, और तेज़र पेस पर हंसने लगता है। फिर तेज़र पेस कहता है, तुम बच्चे, और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा सैनजिंग उसके दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ देता है और अपने एक आंख पे किसी तरह का पावर को एक्टिव करता है और उससे तेज़र पेस के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से तेज़र पेस वहाँ से उड़कर बहुत दूर जाकर जमीन पे गिरता है और तेज़र पेस खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर हमारा सैनजिंग तेज़र पेस के पास आता है और उसके हाथों को पकड़कर कहता है, मैं जीत गया। फिर तेज़र पेस कहता है, हाँ मैं ये मानता हूँ। फिर हमें सुवेन को दिखाया जाता है जो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा होता है सैनजिंग को चोट नहीं लगा इसलिए। और मिस्टर सू अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा कुछ करने के काबिल था। फिर सैनजिंग मिस्टर चैन के पास आता है और मिस्टर चैन सैनजिंग से कहते हैं, छोटे भाई शन, हालांकि तुम बहुत स्किलफुल हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तुम्हें इस ब्रेसलेट से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर सैनजिंग कहता है, इस पर विश्वास करो या नहीं, लेकिन मेरे परिवार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिस्टर चैन कहते हैं, हम एक शर्त क्यों नहीं लगाते हैं, अगर 3 दिन में मेरे फैमिली को कुछ नहीं होगा तो क्या तुम पूरे शहर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगे? फिर सैनजिंग कहता है, हाँ, लेकिन अगर 3 दिन में कुछ होता है तो? फिर मिस्टर चैन कहते हैं,
तो मैं अपने घुटनों पे बैठकर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर सैनजिंग कहता है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। फिर मिस्टर चेन कहते हैं अच्छा ठीक है, और हमारे सैनजिंग की तरफ से अपना मुंह फेर लेते हैं। फिर हमें 2 शख्स को दिखाया जाता है जो चोरी छुपकर हमारे सैनजिंग और मिस्टर चेन को देख रहे होते। उसमें से एक शख्स अपने साथी से कहता है उस लड़के को अकेला छोड़ना क्या ठीक होगा। दोस्तों ये सैनजिंग के बारे में कह रहा है। फिर दूसरा शख्स कहता है वो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग के 3rd स्टेज पर है, तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो, ये चैन है जिसे हटा देना चाहिए। फिर वो शख्स कहता है हाँ आपने सही कहा। दोस्तों लगता है ये लोग मिस्टर चैन को मारने का प्लान बना रहे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें रात में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग भी होता है। फिर वहाँ पर जिया की छोटी बहन आती है और हमारे सैनजिंग को एक बॉक्स दिखाते हुए कहती है ग्रैंडपा ने इसे मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर सैनजिंग कहता है वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं। फिर जिया की छोटी बहन कहती है ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो यहाँ नहीं आए हैं, और तुम फिक्र मत करो, मेरा सुनिश्चित रूप से कोई भी इरादा नहीं है यहाँ आकर सबके सामने शोर मचाने का, इसे ग्रैंडपा ने ही दिया है तुम्हें देने के लिए। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ, अब तुम घर जा सकती हो। फिर जिया की छोटी बहन कहती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुबेन सैनजिंग से कहती है इस बॉक्स में क्या है। फिर सैनजिंग कहता है मैं नहीं जानता, उसने सिर्फ ये कहा कि ये ग्रैंडपा ने मुझे दिया है। और हमारा सैनजिंग उस बॉक्स को खोल देता है जिसमें एक स्टोन और एक ड्रैगन जेड स्टोन और हमारे सैनजिंग के फादर का एक चिट्ठी होता है। सैनजिंग जैसे ही इस चिट्ठी को देखता है तो वो कहता है ये चिट्ठी मेरे फादर ने मेरे लिए छोड़ा है, और हमारा सैनजिंग इस चिट्ठी को खोलने जाता है। लेकिन तभी सुबेन सैनजिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है इसे अभी मत खोलो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए तुम मेरे साथ अंदर आओ और वहाँ पर इस चिट्ठी को देखो। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद सैनजिंग को एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ सैनजिंग को जब सुबेन इस कमरे में छोड़ने के लिए आई थी तब उसने कहा था ये हमारे फैमिली का सेफ हाउस है, इसके अंदर जाओ और उस चिट्ठी को देखो, कोई भी तुम्हें परेशान या तुम्हें देख नहीं पाएगा। और हमारा सैनजिंग सुबेन की इसी बात के बारे में सोच रहा होता है और कहता है सुबेन इस चीज़ को लेकर इतना सीरियस है कि ये मुझे भी थोड़ा परेशान कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये सब बातों को साइड में रखते हैं, पहले इस चिट्ठी को चलो देखते हैं। और हमारा सैनजिंग उस चिट्ठी को खोल देता है। उसमें लिखा होता है भविष्य अभी भी तय नहीं है, लेकिन ड्रैगन की विरासत के साथ तुम इस पर काबू पाने में सक्षम होगे। इसके अलावा मैं तुम्हारे मदर के बारे में भी बात करना चाहूँगा। वो एक साधारण इंसान है और वो फ़िलहाल अभी क्योटो में रहती है। उनका नाम जोऊ शेन है। मैं जानता हूँ कि अब तुम उन्हें देखना चाहोगे, लेकिन तुम्हें अपने आप को संतुष्ट रखना होगा। तुम अपनी मदर को ढूंढने के लिए क्योटो में अपना पैर भी नहीं रख सकते जब तक तुम्हारे पास एब्सोल्यूट पावर ना हो, मेरी बात को याद रखना। फिर सैनजिंग इस चिट्ठी को पूरा पढ़ने के बाद कहता है मेरी मदर क्योटो में है, लेकिन मैं वहां जा नहीं सकता जब तक मेरे पास एब्सोल्यूट पावर ना हो। लेकिन किस हद तक मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, तब मेरी पावर को एब्सोल्यूट पावर माना जाएगा। और सैनजिंग एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है अरे ऐसा लगता है ये दुनिया जितना मैंने आसान सोचा था उतना आसान नहीं है। इसके बाद सैनजिंग वापस आ जाता है पार्टी में, जहाँ पर सुबेन सैनजिंग के पास आती है और कहती है तुम वापस आ गए। फिर सैनजिंग कहता है हाँ मैं आ गया। और सैनजिंग और सुबेन यहाँ पर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई शख्स मिस्टर सू हमारी मदद करो हमारी मदद करो चिल्लाते हुए मिस्टर सू के सामने जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं मिस्टर चेन के फैमिली से हूँ, मिस्टर चेन के पत्नी के साथ कुछ हुआ है, प्लीज़ हमारी मदद करो। फिर मिस्टर सू कहते हैं तुम शांत हो जाओ और पहले मुझे बताओ कि उनके साथ क्या हुआ है। फिर वो शख्स कहता है जब मिस्टर चेन की पत्नी घर आई तो वो पागल हो गई और सभी के ऊपर किचन नाइफ से हमला करने लगी, और मैं वहाँ से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गया और आपके पास मदद मांगने के लिए आ गया। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। फिर मिस्टर सू कहते हैं हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अगर हम वहाँ चले गए फिर भी हम वहाँ क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा इसके लिए एक फेंगशुई मास्टर को बुलाने के बारे में क्या ख्याल है। फिर वो शख्स कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी हमारा सैनजिंग कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। और हमारी सैनजिंग की बात सुनकर साइड में एक शख्स कहता है जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम क्या ही कर सकते हो। लेकिन हमारा सैनजिंग बिल्कुल भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और कहता है यहाँ तक कि अगर मैं मदद नहीं कर सकता फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा और एक नज़र देखूँगा।
और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस ब्रेसलेट में कुछ गड़बड़ है। वो ब्रेसलेट जिसके पास रहेगा उस पर और उसके पूरे परिवार पर मुसीबतें आता रहेगा। और हमारा सैनजिंग वहाँ जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी सुबेन सैनजिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है सावधान रहना और अपना ख्याल रखना। फिर सैनजिंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर चेन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेजरपेश मिस्टर चेन से बातें कर रहा होता है। वो कहता है मिस्टर चेन, मैंने आपके पत्नी को अच्छी तरीके से बांध दिया है, वो इस समय बिल्कुल भी हिल नहीं सकती है, लेकिन मैं अपने पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि ये सुनिश्चित रूप से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। फिर मिस्टर चेन कहता है ठीक है, मैंने किसी को एक फेंगशुई मास्टर को यहाँ लाने के लिए भेज दिया है। और अपने मन में कहता है क्या बकवास है, ये वो ब्रेसलेट नहीं हो सकता जो सारी मुसीबतों को पैदा कर रहा है, जैसा कि उस हरामी ने कहा था। इतना कहता ही है कि तभी हमारा सैनजिंग यहाँ पर आता है और कहता है वाह ये तो बढ़िया सीन है ठाकुर। और मिस्टर चेन जैसे ही सैनजिंग की आवाज़ सुनते हैं तो वो जल्दी से सैनजिंग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर सैनजिंग कहता है क्या तुमने अपने परिवार से किसी को जाकर सू फैमिली से मदद मांगने को नहीं कहा था। फिर मिस्टर चेन कहता है हाँ मैंने मदद के लिए भेजा था, लेकिन तुमसे नहीं। फिर सैनजिंग कहता है ओह ऐसी छोटी मोटी मामलों के बारे में फिक्र मत करो, इसके बजाय तुम अपनी पत्नी पर ध्यान दो। अगर तुमने इस ब्रेसलेट को नहीं फेंका तो ये बहुत देर हो जाएगा। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी यहाँ पर मिस्टर चेन का बेटा आता है और कहता है ये ब्रेसलेट दक्षिण बुद्धा टेम्पल का एक आशीर्वाद वस्तु है, तुम इसे कैसे फेंक सकते हो। और मिस्टर चेन अपने बेटे की बात सुनकर सैनजिंग से कहते हैं क्या तुमने इसे सुना, दक्षिण बुद्धा टेम्पल यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर क्या कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से मुझे चोट पहुँचा सकता है। फिर सैनजिंग मिस्टर चेन के बेटे से कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सच बता दो। फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है मैंने इसे दक्षिण बुद्धा टेम्पल से लाया है, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, यहाँ से दफा हो जाओ। फिर सैनजिंग कहता है ठीक है, अब जबकि तुमने ये कह दिया है तो मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि अगर तुम मुझसे दोबारा मदद मांगोगे तो तुम्हें अपना बात रखना होगा। दोस्तों सैनजिंग ने जो अभी कहा शायद से इसका मतलब ये है कि मिस्टर चेन अगर सैनजिंग से दोबारा मदद मांगेगा तो सैनजिंग मिस्टर चेन को जो भी करने के लिए कहेगा तो मिस्टर चेन को सैनजिंग की बात रखना होगा। इधर ज़्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दिया गया, इसलिए मुझे यही लगता है। फिर मिस्टर चेन कहता है बदकिस्मती की बात यह है कि शायद तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद हमारा घर नॉर्मल हो जाएगा। और मिस्टर चेन का बेटा कहता है तुम्हें अपने टैलेंट पर इतना ज़्यादा घमंड है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। इतना कहते ही है कि तभी कोई शख्स कहता है फेंगशुई मास्टर बाइकन यहाँ पर आ गए हैं। और जैसे ही मिस्टर चेन और उनका बेटा ये सुनते हैं तो जल्दी से ये दोनों मास्टर बाइकन के पास चले जाते और मिस्टर चेन बाइकन से कहता है मास्टर बाई आखिरकार आप यहाँ आ गए। और मिस्टर चेन का बेटा कहता है मास्टर मेरे साथ आइए, मेरी मदर वहाँ पर है। फिर बाइकन इन्हें कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी बाइकन का ध्यान हमारे सैनजिंग के ऊपर जाता है, तो वो इन्हें नज़रअंदाज करके हमारे सैनजिंग के पास जाता है और कहता है मास्टर चेन आप भी यहाँ पर है। और सैनजिंग के कान के पास जाकर धीरे से कहता है क्या उनकी हालत बुरी है, अगर आप उन्हें नहीं बचा सकते तो मुझे डर है कि मैं भी नहीं कर सकता। फिर सैनजिंग कहता है ऐसा नहीं है, मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा है क्योंकि ये बाप बेटे मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ये मुझे देखने नहीं दे रहे और ये दोनों मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं। फिर बाइकन हमारी सैनजिंग की बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है ये लोग पागल है क्या। इसके बाद बाइकन सैनजिंग के साथ अपनी बातें पूरी करने के बाद मिस्टर चेन के पत्नी की तरफ जाते हुए अपने बैग से कुछ निकालता है और कहता है मैं कोशिश करूँगा उन्हें ठीक करने की। और मिस्टर चेन के पत्नी के पास पहुंचकर किसी मंत्र का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से मिस्टर चेन की पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और जिन जंजीरों से उन्हें बांधा गया था उन जंजीरों को तोड़ देती है और अपने बॉडी से बहुत खतरनाक ऑरा रिलीज़ कर रही होती है, जिस वजह से मास्टर बाइकन वहाँ पर सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहे होते और वो पीछे हटते हुए कहता है ये सही नहीं है, मुझे डर है कि तुम्हारी पत्नी किसी साया का शिकार हो रही है, लेकिन मैं अपने तावीज़ स्किल्स के साथ उनकी मदद नहीं कर सकता। फिर मिस्टर चेन बाइकन के पास आता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है क्या अगर मेरे पत्नी के साथ कुछ होता है तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। फिर बाइकन सैनजिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है मास्टर चेन मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो मेरी जगह होते तो वो आपकी पत्नी को ठीक करने में सक्षम होते। फिर मिस्टर चेन बाइकन को साइड में फेंक देते और सैनजिंग के पास जाकर कहते हैं सैनजिंग नहीं मास्टर सैनजिंग प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लीजिए। फिर सैनजिंग कहता है क्या तुम ये नहीं कहते कि तुम पूरे शहर के सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगे। फिर मिस्टर चेन सैनजिंग की बातें सुनकर अपने मन में कहता है ये अच्छा नहीं है और सैनजिंग से कहता है हम इसे पैसे से हल क्यों नहीं करते हैं, मैं इसके तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, 50 मिलियन इसके लिए काफ़ी है।
और हमारा सैनजिंग ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहता है इसमें बहुत सारे जीरो है, लेकिन जब आप इन्हें ख़त्म कर देते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसे जीरो की तरह लंबे समय तक इस्तेमाल करना बेहतर है, और अगर आप उस अलमारी में रखी चीज़ को हासिल कर सकते हैं तो शायद इसकी कीमत पैसे से ज़्यादा है। दोस्तों राइटर ने यहाँ पर यही लिखा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए जो कुछ लिखा था वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर सैनजिंग ये सब सोचने के बाद मिस्टर चन से कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन हर बार जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं खुद को इतना चोट पहुँचा लेता हूँ कि इसकी भरपाई करने के लिए मुझे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लेनी पड़ती है। इसलिए जब तक आप इतना कहते ही है कि तभी मिस्टर चन कहता है अगर आप मेरी मदद करने के लिए तैयार है तो आप मेरी अलमारी में रखी सारी जड़ी बूटियाँ रख सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें हर कुछ दूंगा। और हमारा सैनजिंग जैसे ही ये सुनता है तो तुरंत मान जाता है और कहता है मुझे ये सौदा मंजूर है। और मिस्टर चन हमारी सैनजिंग की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया मास्टर चन। फिर सैनजिंग कहता है मुझे ये दो, लेकिन मिस्टर चन को हमारी सैनजिंग की बात समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है कि सैनजिंग जड़ी बूटियाँ अभी मांग रहा है, इसलिए वो कहते अभी। फिर सैनजिंग गुस्से से कहता है मेरा मतलब है तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे दो। और मिस्टर चन घबराते हुए अपने ब्रेसलेट को आगे की तरफ करते और कहता है ओह ये लो। फिर सैनजिंग इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे तबाह करने की कोशिश करने लगता है और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन एक बार तुम मेरे हाथ में आ गए तो फिर तुम्हारे यहाँ बचे रहने का कोई भी रास्ता नहीं है। इतना कहने के साथ ही हमारा सैनजिंग इस ब्रेसलेट को तबाह कर देता है, और जैसे ही ये ब्रेसलेट तबाह हो जाता है तो मिस्टर चन की पत्नी ठीक हो जाती है, लेकिन वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। फिर मिस्टर चन अपने पत्नी की तरफ जाने लगते हैं और बाइकन यहाँ सैनजिंग की तारीफ़ी करने लगता है और कहता है मास्टर चन आप मास्टर कहलाने के काबिल हो। लेकिन सैनजिंग इसकी बात पर ध्यान न देकर इधर उधर देखने लगता है और कहता है मिस्टर चन का बदकिस्मत बेटा कहाँ चला गया। और थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद हमारे सैनजिंग को वो दिख जाता है और कहता है वो वहाँ है। फिर मिस्टर चन का बेटा घबराते हुए कहता है ये मेरा काम नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, और वहाँ से भागने लगता है। और सैनजिंग उसे यहाँ से भागता देखकर उससे कहता है भागो मत। सैनजिंग इतना कहते ही है कि तभी तेजरफेस मिस्टर चन के बेटे को पकड़ लेता है और उसे उठाकर सैनजिंग के पास आता है और कहता है मिस्टर चन अब हमें क्या करना चाहिए। फिर सैनजिंग कहता है यहाँ बात करना उचित नहीं है, चलो पहले मेरे घर वापस चलते हैं और फिर हमारे बातचीत को जारी रखते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सैनजिंग के लॉन्गजॉन माउंटेन के बंगले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेजरफेस मिस्टर चन के बेटे को मार मार कर उसका आलू का भरता बना दिया होता है और उससे कहता है तुम चूजे जो कुछ जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो। फिर मिस्टर चन का बेटा कहता है अच्छा ठीक है और मुझे मत मारो, तुमने पहले ही मेरा मार मार कर आलू का भरता बना दिया है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और हमारा सैनजिंग एक कुर्सी पे बैठकर आराम से इन लोगों को देख रहा होता है और अपने मन में तेजरफेस के बारे में सोच रहा होता है और कहता है तेजरफेस इन चीज़ों में मेरी मदद करना क्यों चाहता है और वो मुझे फॉलो करना क्यों चाहता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तेजरफेस सैनजिंग से कहता है ब्रदर चन मैं आज से तुम्हें फॉलो करूंगा। फिर सैनजिंग कहता है तुम जानते हो मुझे यहाँ सैलरी नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुम्हें भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा। फिर तेजरफेस कहता है कोई चिंता की बात नहीं, जब तक यहाँ टेबल पर खाना रहेगा तब तक तेजरफेस यहाँ रहेगा। इसके बाद हमें मिस्टर चन के बेटे को दिखाया जाता है, जो हमारे सैनजिंग को सब कुछ बता रहा होता है। वो कहता है ये 1 महीने पहले की बात है, जब मैं नानपो टेम्पल पर धूप चढ़ा रहा था और तभी मैं किसी से मिला। फिर सैनजिंग इसकी बात काटते हुए कहता है तुम्हें इस पर कुछ और सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ें सिर्फ पीले रंग से बाहर नहीं आता है, तुम जानते हो। फिर मिस्टर चन का बेटा कहता है ये इस पूरे कंट्री में नंबर 1 टेम्पल है, किसने सोचा होगा वहाँ ठग होंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बचाव नहीं है, मेरा फैमिली बिजनेस इस लेवल पर पहुँचने के साथ ये कहना असंभव है कि हमने किसी को नाराज़ नहीं किया है। इसलिए मैं जिनको नहीं जानता कि वो कहाँ से है या फिर उनका मकसद क्या है, उन लोगों के दिए हुए किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। इसलिए मैंने उस शख्स के साथ कई बार खाना खाया और पता चला कि ये ब्रेसलेट उसे एक मास्टर ने दिया था और वो खुद ऐसा ही एक ब्रेसलेट पहना था। उसने इसे सिर्फ एक अच्छा काम करने और अपने वंशजों के लिए कुछ अच्छे कर्म बनाने के लिए मुझे दिया था। और बाद में जब मैंने उससे उस मास्टर के बारे में लगातार पूछताछ की तो आखिरकार उसने उस मास्टर का पता बता दिया। वो मास्टर जुआनमिंग मेंशन से बीन सिटी के सबसे बड़े सेक्ट में से एक। हालांकि वे अपरंपरागत कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर भी कई कामयाब शख्स उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों सैनजिंग ने जो अभी कहा अपरंपरागत कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब मुझे जितना समझ में आया वो ये है कि ये लोग पुराने तरीके को इस्तेमाल करके अपना कल्टीवेशन नहीं करते, बल्कि खुद ही एक नया यूनिक तरीके से अपना कल्टीवेशन करते हैं। वो तरीका सही भी हो सकता है या फिर गलत, मुझे जितना लगता है वो गलत तरीका है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, यहाँ पर इस बारे में खुलकर बात नहीं किया गया है, इसलिए मुझे भी ये गलत लग रहा है। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मेरा जवाब सही है कि गलत। फिर सैनजिंग कहता है हर कोई जानता है कि वो अपरंपरागत कल्टीवेशन सेक्ट है और तुम अब भी उसमें शामिल होने की हिम्मत करते हो।
फिर मिस्टर चेन का बेटा कहता है, क्या तुम जानते हो राइटियर सेक्ट हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे जब हमें मदद की ज़रूरत होगी। इसलिए तो क्या हुआ अगर ये अपरंपरागत कल्टीवेशन सेक्ट है, जब तक हम उससे हाथ मिलाकर पैसे कमा सकते हैं तो कुछ कीमत चुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था और ना ही मैंने ऐसा सोचा था कि चीज़ें इस तरह ख़त्म हो जाएगा। फिर सेंजिंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अमीर लोगों के विचार को समझना सच में बहुत मुश्किल है। और तेजरपेश को अपने पास बुलाता है और कहता है, तेजरपेश इस कचड़े को उठाओ और इसे इसके घर छोड़ाओ। फिर तेजरपेश कहता है, अच्छा ठीक है, और मिस्टर चेन के बेटे को उठाकर यहाँ से जाने लगता है। और हमारा सेंजिंग तेजरपेश के यहाँ से चले जाने के बाद अपने मन में कहता है, पहली नज़र में ज़ुआनमिन मैंसन एक हवा में जाल बिछाते दिखाई देता है जिसका लक्ष्य अमीर लोगों को खुद के उद्देश्य के लिए पकड़ना है। लेकिन अगर आप करीब से देखेंगे तो क्या ये सब सू फैमिली के उद्देश्य से नहीं है? अगर मैंने खुद से अपना कदम ना उठाया होता इस मामले की तरफ तो मिस्टर सू ज़रूर किसी और को इस मामले में लगा देते, और अगर कुछ भी गलत होता तो ये सू फैमिली के कंधों में गिरता। और कंस्ट्रक्शन साइट से खोद कर निकाली गई छुरी को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा कोई नहीं है जो सू फैमिली को निशाना नहीं बना रहा है। और जहाँ तक बात रही शुरुआत करने की, तो चलो ज़ुआनमिन मैंसन से करते हैं। इसके बाद सेंजिंग लॉन्गजॉन माउंटेन के ऊपर आता है और किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से सेंजिंग के आसपास बहुत सारी टेक्निक्स की किताबें उड़ने लगती है। और हमारा सेंजिंग आंख बंद कर उन किताबों में लिखी टेक्निक को सीखने लगता है और अपने मन में कहता है, ज़ुआनमिन मैंसन एक अपरंपरागत सेक्ट है जो जहरीले जीवों और श्रापों में अपनी महारत के लिए जाना जाता है। और उस सेक्ट के एल्डर्स और लीडर दोनों ही हाई लेवल फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है और उनके तरीके विश्वासघाती और निर्दयी है। इसके अलावा इस सेक्ट का स्थानीय गवर्नमेंट से जुड़े व्यवसायों के साथ करीबी संबंध है और ये सेक्ट कई भयानक घटनाओं के पीछे का मास्टरमाइंड है। लेकिन मुझे लगता है ज़ुआनमिन मैंसन बस एक छलावा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है जो छुपा बैठा है। और हमारा सेंजिंग अपने आंखें खोलता है और कहता है, इस मामले में ज़ुआनमिन मैंसन बस एक टूल है मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए। लेकिन क्या हमें पहले उन्हें हराना होगा मास्टरमाइंड तक पहुँचने के लिए? लेकिन मैं अभी उन्हें हरा नहीं सकता। और हमारा सेंजिंग एक डेविल वाली स्माइल देकर कहता है, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं। इतनी सारी मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ जमा करने के बाद मुझे विश्वास नहीं है कि मैं आज रात फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे सेंजिंग का पेट का हालत ख़राब रहता है क्योंकि उसने रात को बहुत सारी जड़ी बूटियाँ खाया था इसलिए। फिर सेंजिंग कहता है, वे मेडिसिनल जड़ी बूटियाँ प्रभावशाली लग सकता है लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। उन सब का इस्तेमाल करने के बाद मैं सिर्फ 3 लेवल तक आगे बढ़ पाया हूँ। और हमारे सेंजिंग का इधर लेवल बताया जाता है जो कि वाई कंडेंसेशन लेवल 6 होता है। हमारा सेंजिंग ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर तेजरपेश आता है और कहता है, मिस्टर सू अभी अभी किसी को यहाँ पर भेजे आपको सू फैमिली में लंच करने की दावत पर बुलाने के लिए। फिर सेंजिंग कहता है, क्या कोई कारण बताया गया है मुझे दावत पर बुलाने की? फिर तेजरपेश कहता है, नहीं, उन्होंने बस आपको दोपहर के समय पर वहाँ पहुँचने के लिए कहा था। फिर सेंजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, ये सब बातों को छोड़ो, क्या तुमने खाना खा लिया? फिर तेजरपेश कहता है, हाँ मैंने खा लिया। फिर सेंजिंग कहता है, वैसे तुम आज रात कहाँ सोने वाले हो? फिर तेजरपेश कहता है, मैं आज रात आंगन में सोऊंगा। फिर सेंजिंग कहता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगा? फिर तेजरपेश कहता है, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर हमारा सेंजिंग कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ बहुत सारे खाली रूम हैं, तुम बस एक चुन लो और सो जाओ, बस पक्का करो कि तुम्हें सर्दी भी ना लगे। और तुम्हारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत कठोर है, इससे तुम्हारे मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी तुम्हें कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा जिससे तुमको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। फिर तेजरपेश कहता है, मिस्टर सेन आपके गाइडेंस और देखभाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सेंजिंग कहता है, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट पर हमें सू फैमिली के बंगले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सेंजिंग पहुँच जाता है। और हमारा सेंजिंग जैसे ही दरवाजे के पास पहुँच जाता है तो एक मिनट हमारे सेंजिंग का स्वागत करते हुए अंदर जाने के लिए कहती है। और हमारा सेंजिंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है, आमतौर पर जब मैं रात के खाने के लिए आता हूँ तो बस मिस्टर सू को फ़ोन कर देता हूँ, लेकिन कभी भी मेरा इस तरीके से स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन आज ये सब बहुत फॉर्मल है, यहाँ कुछ तो होना चाहिए। और हमारा सेंजिंग एक दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी कोई अंदर से कहता है, क्या तुम सेंजिंग हो?
फिर हमें उस शख्स को दिखाया जाता है जिसका फिलहाल हमें नाम तो नहीं बताया जाता है, लेकिन वो हमारे सैनजिंग से कहता है अपनी सड़ी हुई शक्ल को देखो और तुम कहते हो कि तुमने मिस्टर सू को ठीक किया है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। जब बीमारियों के इलाज करने की बात आता है तो ये वास्तव में मेडिसिनल जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर रहता है। और ये शख्स ताली बजाता है जिसकी वजह से इसका एक नौकर इसके हाथ पर एक बॉक्स देता है और ये शख्स इस बॉक्स को खोलते हुए मिस्टर सू को दिखाता है और कहता है ये तियानशान स्नो लोटस है जिसे मैंने खास तौर पर बर्फीले पहाड़ों से किसी से मंगवाया है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जीवन को लंबा करने और सेहत में सुधार करने की क्षमता होती है, तो ये निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। फिर मिस्टर सू इस लोटस और उस शख्स की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहता है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन तभी हमारा सैनिक बीच में बोल पड़ता है और कहता है ये तो बस एक सड़ी हुई मूली है, मैंने जो गिफ्ट लाया है उससे इसे कंपेयर नहीं कर सकते। फिर वो शख्स कहता है मूली, क्या तुम जानते हो इस स्नो लोटस की कितनी कीमत है? लेकिन सैनजिंग इसकी बात का कोई भी जवाब ना देकर अपने जेब से एक पिल निकालता है और मिस्टर सू को दिखाते हुए कहता है ये आत्मा की पूर्ति करने वाला दवाई है जिसे मैंने कल रात ही बनाया है। ये आपके फाउंडेशन को मजबूत कर सकता है और जीवन शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। फिर वो शख्स हमारी सैनजिंग की बात काटते हुए कहता है मैंने सोचा था ये कुछ खास है, लेकिन क्या ये बस एक सस्ती जैलीबी नहीं है? क्या तुमने एलिमेंट्री स्कूल के गेट पर से इसे खरीदा है? फिर सैनजिंग गुस्से से उससे कहता है जेलीबिन, तुम इसे लाखों करोड़ों में भी नहीं खरीद सकते। और ये दोनों अपनी अपनी चीज़ों के लिए लड़ने लगते हैं। हमारा सैनजिंग उससे कहता है तुम कचड़े कही के तुमने इसे पहाड़ों के घाटी में से पाया है। और वो शख्स कहता है तुम स्क्रैप कही के तुमने इसे एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स से चुराया है। इसके बाद ये शख्स सैनजिंग से झगड़ना बंद कर सुवैन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सैनजिंग से बड़े ही एटीट्यूड में रहता है कोई बात नहीं, मैं भविष्य में सू फैमिली में शादी करूंगा। तुम जैसे किसी व्यक्ति के साथ बहस करना मेरे नीचे है। तुमने अभी अभी मिस्टर सू का इलाज किया और अब तुम्हें लगता है कि कुछ सुविधाओं के कारण तुम कोई खास हो। तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो जो किसी और के रिसोर्सेज पर जी रहा है। क्या तुम सू फैमिली में खाने के भी लायक हो? और जब बात आती है सुवैन को एक हस्बैंड चुनने की, तो ये ज़रूरी है कि मुझ जैसे किसी समान सामाजिक बैकग्राउंड में से किसी को चुने। एक बार जब हमारे परिवार शादी के जरिए एकजुट हो जाए तो फाइनेंशियल सक्सेस कोई मसला नहीं होगा। और ये शख्स पैसा 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 कहने लगता है। फिर हमारा सैनजिंग इससे कहता है क्या तुम्हारा दिमाग इतना खाली है कि तुम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हो? शादी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, इसकी स्थापना प्यार के आधार पर की गई है। अगर हम दोनों एक साथ रहने में सहमत नहीं है तो एक साथ रहने का क्या मतलब? फिर वो शख्स कहता है किसने कहा कि मैं सुवैन से प्यार करना छोड़ दिया है? मैं इतना कहता ही है कि तभी हमारा सैनजिंग इसके हाथ पे मारकर इसका हाथ सुवैन से छुड़ा देता है और कहता है इसके अलावा टैलेंट और एबिलिटी ही मायने रखता है भविष्य के लिए, ना कि सीमित फैमिली का भाग्य। तुम्हारी तुच्छता को देखते हुए तुम मेरी नज़रों में पूरी तरह बेकार हो। फिर वो शख्स कहता है क्या तुम्हारा अभी तक खत्म नहीं हुआ? और गुस्से में सैनजिंग को एक पंच मारने जाता है, लेकिन हमारा सैनजिंग बिल्कुल भी नहीं हिलता है। और ये शख्स हमारी सैनजिंग को एक पंच मार देता है, लेकिन हमारे सैनजिंग को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा इसका ही हाथ की हड्डियां टूट जाता है, जिसकी वजह से ये शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। फिर इसके सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इसके पास आते हैं और कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक है? और ये शख्स हमारे सैनजिंग की तरफ उंगली करते हुए कहता है तुम सिर्फ रुको, तुम कुछ दिनों में देखोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और यहाँ से चला जाता है। और हमारा सैनजिंग उसके यहाँ से चले जाने के बाद परेशान होते हुए कहता है हम किसी और संघर्ष में फंस गए हैं। फिर मिस्टर सू सैनजिंग से कहते हैं दी रुईजी बेंचिंग में सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन है, यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर के कंपनियों को भी आसानी से चलाने के लिए उसकी मदद की जरूरत है, तो फिर स्थानीय कंपनियों की तो बात ही नहीं। सैनजिंग सच में तुमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है। फिर सैनजिंग कहता है नहीं, चलो अभी के लिए मेरे मामले को एक तरफ रखते, और सुवैन को पकड़कर कहता है सुवैन मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी कुछ बताना है। और सैनजिंग बताना शुरू कर देता है। वो कहता है मैंने कुछ दिनों पहले जिन्हों के कंस्ट्रक्शन साइट पर खोदकर एक छुरी निकाली थी। उस छुरी को एक मनहूस शक्तिशाली अभिशाप से श्रापित किया गया था, और वो छुरी मिस्टर चैन के हाथ के ब्रेसलेट की तरह है। उस ब्रेसलेट में भी ऐसा ही अभिशाप है। मैंने शुरू में सोचा कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस बारे में सोचो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जिन्हों का कंस्ट्रक्शन साइट है या मिस्टर चैन के फैमिली के साथ संकट, लेकिन आखिर में जो इन सब चीज़ों से प्रभावित होगा वो सू फैमिली है। एक और ज़रूरी बात यह है कि जब पहली बार मेरा मिस्टर सू के साथ सामना हुआ तो मैं उनसे अभिशाप के संकेत महसूस करने में सक्षम था, लेकिन बात सिर्फ इतना था कि मुझ में कुछ भी करने की क्षमता नहीं था। लेकिन कोई ज़रूर है जो सू फैमिली के खिलाफ साजिश रच रहा है।
इसके बाद हमें मिस्टर सू और सुवैन को दिखाया जाता है, जो दोनों हमारे सैनजिंग की बात सुनकर पहले तो थोड़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं सैनजिंग की बात पर। और हमारा सैनजिंग इन लोगों के ऐसे रिएक्शन को देखकर कहता है यहाँ क्या चल रहा है। फिर सुवैन सैनजिंग से कहती है बिंग चैंग में कोई भी सू फैमिली पर उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसके अलावा हम पहले ही जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। फिर सैनजिंग कहता है वो कौन है, क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है। फिर सुवैन कहती है बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उस समय तुम्हारे पास कुछ भी करने की क्षमता नहीं था, वैसा ही इस समय कोई भी ताकत सू फैमिली पर उंगली नहीं उठा सकता है, इसलिए हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं से भी कुछ भी करते हैं तो इसके नतीजे अभिशाप से भी ज़्यादा बुरा होगा। फिर सैनजिंग कहता है क्या हम कुछ नहीं कर सकते, हम उन्हें किसी भी तरह से वही करने नहीं देंगे जो वे चाहते हैं। फिर मिस्टर सू कहते हैं हाँ बिल्कुल नहीं करने देंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया है। फिर सैनजिंग कहता है क्या अभी समय नहीं आया है। फिर सुवैन कहती है क्या तुम जंगडू के बारे में जानते हो। फिर सैनजिंग कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं इससे परिचित नहीं हूँ। फिर सुवैन कहती है ये उस समय की बात है जब सू फैमिली जंगडू में श्रेष्ठ फैमिली में से एक था। दोस्तों मुझे लगता है जंगडू एक सेक्ट है, इधर लिखकर बताया तो नहीं गया है, लेकिन इधर की और आगे की बातें सुनकर यही लगता है, इसलिए मैं फ़िलहाल जंगडू को एक सेक्ट मानकर ही चलूँगा। फिर सुवैन आगे कहती है लेकिन कुछ बदलाव के कारण मुझे और मेरे ग्रैंडपा दोनों को इस सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया। वहाँ से बाहर निकाल देने के बाद हम बेंचिंग में आए और बेंचिंग में आने के 2 साल बाद ही हमने सब कुछ नए सिरे से बनाया और अपनी संपत्ति जमा की ताकि आज हम जहाँ हैं वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन तुम जानते होगे कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता और सू फैमिली सर्वशक्तिमान भी नहीं है, इसलिए हमारे दुश्मनों ने कुछ समय बाद ही हमें ढूंढ लिया और वे लोग हम पर हमला करने लगे। लेकिन मैं उन सब लड़ाइयों के बाद इस तरह का ज़िंदगी जी पाने में सक्षम होने के लिए हमें खुशकिस्मत मानता हूँ। फिर सैनजिंग कहता है मैं शायद नहीं जानता कि सू फैमिली के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सारे अपमान का बदला लूँगा। फिर सुवैन कहती है तुम्हें लगता है मैंने इससे पहले इसके बारे में कभी नहीं सोचा, मैं उस बेइज्जती को कभी नहीं भूल सकती। एक दिन मैं उन्हें उसी बेइज्जती का मजा चखाऊंगा। और पता नहीं अचानक से कुछ सोचकर सुवैन शर्माने लगती है और हमारे सैनजिंग से कहती है वैसे भी मैं जो कहना चाहती थी वो ये है कि तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक बात रहा सू फैमिली की मामले का, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सू फैमिली के मामले हल हो सकते हैं। फिर सैनजिंग बहुत कूल अंदाज में कहता है 3 साल के समय में मैं तुम्हें जंगडू के शिखर पर खड़ा करूँगा, जहाँ से तुम नीचे पूरे शहर को देख पाओगी, ऐसे ही जैसा कि इस शहर में तुम देख सकती हो। फिर सुवैन सैनजिंग की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक टेस्ट है, क्या तुम अकेले ही डी फैमिली के साथ मामले को हल कर पाओगे। फिर सैनजिंग कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डी फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डी रुइजी अपने फादर को जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब कुछ बता दिया होता है और उसका फादर वो सब सुनकर कहता है सच में। फिर डी रुइजी कहता है हाँ फादर, यहाँ तक कि मैंने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन वो मेरे पास बस आया और मुझे पीटा। आप मेरे बाजू की तरफ देखिए, वे जख्मी हो गए हैं। और मैंने उसके बारे में सुना है कि उसने सू फैमिली के बिजनेस मीटिंग में किसी को पीट कर मार ही दिया था। फादर मैं शायद मर सकता हूँ अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो। दोस्तों इधर डी रुइजी के फादर का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए मैं मिस्टर डी कहूँगा उन्हें। फिर मिस्टर डी गुस्से से अपने बेटे का चेहरा पकड़ते और कहते हैं तुमने डी फैमिली के नाम के बताने के बाद भी उस लड़के ने तुम्हें पीटा। फिर डी रुइजी कहता है हाँ फादर। और मिस्टर डी अपने बेटे की यह बात सुनकर उसको साइड में फेंकते और कहते अगर वो किसी को लगभग मार सकता है तो वो तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने भागने का रास्ता खोजने की कोशिश की लेकिन उसे मिला नहीं, इसलिए डर के मारे उसने जल्दबाजी में ये सब कर दिया। और मिस्टर डी ये सब कहने के साथ साथ अपने कपड़े भी पहन रहे होते कहीं पर जाने के लिए। फिर डी रुइजी अपने फादर को तैयार होता देखकर उनसे कहते हैं फादर क्या आप उस लड़के को एक सबक सिखाने जा रहे हैं। फिर मिस्टर डी कहते हैं ये सू फैमिली से पैसे निकालने का एक अच्छा मौका है, इसे बर्बाद करना नहीं चाहिए। और क्या तुम सू वैन को नहीं चाहते, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें मिस्टर सू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर डी आ चुके होते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अंदर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर सू के नौकर उसे अंदर जाने से रोक रहे होते हैं और कहते हैं मिस्टर डी आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन मिस्टर डी इन लोगों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते और अंदर आ जाते और कहते हैं ये क्या है, यहाँ तक कि एक बंदा भी सू फैमिली में से अपने गेस्ट को वेलकम करने के लिए नहीं आया।
लेकिन यहाँ मिस्टर सू या सुवेन नहीं होता है, बस हमारा सैनजिंग यहाँ पर बैठा हुआ रहता है। वो मिस्टर डी से कहता है क्या तुम डी रुईजी के फादर हो? फिर मिस्टर डी कहते हैं हाँ, और क्या ये तुम ही थे जिसने मेरे बेटे को पीटा था? फिर सैनजिंग कहता है वो एक जूनियर होकर सीनियर मास्टर सू के सामने बहुत बड़ा हंगामा किया, इसलिए मैंने उसे एक सबक सिखाया। तो क्या मेरे उसे एक सबक सिखाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगता है? और हमारा सैनजिंग ये सब कहने के बाद अपने मन में कहता है मैं भी एक जूनियर हूँ, इसलिए इसे एक बेस्ट बनाने की कोशिश करना थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर मिस्टर डी कहते हैं हाँ, तुमने जो कहा वो सही कहा, लेकिन फिर भी सू फैमिली या यहाँ तक कि तुम उसे सबक सिखाने के काबिल नहीं हो। मिस्टर सू और सुवेन वे बस एक दादा पोती की जोड़ी है जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था, और वे किसी तरह से बिंग चैंग के लिए अपना रास्ता ढूंढने के लिए कामयाब हो गए और वे यहाँ आकर बस गए। और वे कौन है जो सारे ऊंचे और शक्तिशाली कार्य करते हैं? हम डी फैमिली जो सदियों से बिंग चैंग में स्थापित है, और मेरा बेटा गॉड का पसंदीदा है। और अगर मैं थोड़ा सख्ती से कहूँ तो ये सू फैमिली का सौभाग्य है कि मेरा बेटा सुवेन को पसंद करता है, इसलिए हमारा नाशुक्री करना बंद कर दो। और हमारा सैनजिंग ये सब बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन मिस्टर डी यहीं पर ही नहीं रुकते और आगे कहते हैं मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफ़ी मांगने का मौका देता हूँ, और अगर तुम्हारा रवैया अच्छा और ईमानदार रहा तो मैं सू फैमिली को सफल और सुखी करने के एक जरिए के तौर पर सुवेन को अपने बेटे से शादी करने दूंगा। और हमारा सैनजिंग ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ से खड़ा हो जाता है और कहता है क्या होगा अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? फिर मिस्टर डी कहते हैं तो फिर मैं तुम्हें और सुवेन दोनों को तुम्हारी बची हुई ज़िंदगी व्हील चेयर में गुजारने दूंगा। और हमारा सैनजिंग ये बात सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपना हाथ पीछे करते हुए किसी तरह का अटैक बनाकर मिस्टर डी के सर पे करता है, जिस वजह से मिस्टर डी के सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। और वो अपने सर को पकड़कर दर्द के मारे चिल्लाते हुए सैनजिंग से कहते हैं तुम हरामखोर कहीं के तुमने मेरे साथ क्या किया? फिर सैनजिंग कहता है क्या वो तुम ही नहीं थे जो मुझे और सू फैमिली को तुच्छ दृष्टि से देखता था? इसलिए मैं तुम्हें इसके नतीजे का स्वाद चखाऊंगा। सैनजिंग के इतना कहने के थोड़ी देर बाद ही मिस्टर डी के सर का दर्द बंद हो जाता है और मिस्टर डी कहते हैं मेरा सर अब और दर्द नहीं कर रहा है। इस हरामी का ये घटिया चल क्या है, लेकिन ये मेरे लिए एक खरोच के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मिस्टर डी इससे थोड़ा डर जाते, इसलिए वो यहाँ से जाने लगते। लेकिन जाने से पहले वो हमारे सैनजिंग से कहते हैं तुम नाशुक्रे, इसके बाद तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए मत आना। और हमारा सैनजिंग उसे बाय बाय करते हुए कहता है अभी तू जा रे बाबा। और मिस्टर डी यहाँ से चला जाता है, और हमारा सैनजिंग मिस्टर डी के यहाँ से चले जाने के बाद एक राहत की सांस लेता है और कहता है हे ऊपर वाले, आखिरकार वो चला गया। सैनजिंग यहाँ रात की सांस ले रहा होता है कि तभी यहाँ मिस्टर सू और सुवेन आता है, और सुवेन सैनजिंग से कहता है सैनजिंग तुमने जो किया क्या ये समाधान के रूप में गिना जाएगा? फिर सैनजिंग कहता है मैंने जो उसके ऊपर स्किल इस्तेमाल किया वो एक अभिशाप है। उस अभिशाप से भले ही उसके स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, लेकिन उससे उसकी मानसिकता को बहुत नुकसान होगा। फिर सुवेन कहती है सच में? और हमारा सैनजिंग कहता है हाँ सच में, इसलिए तुम फिक्र मत करो, वो 3 दिन में यहाँ आकर हमसे भीख मांगेगा, इसलिए तब तक तुम मुझे किंग चैंग भेज दो। फिर सुवेन कहती है किंग चैंग? फिर सैनजिंग कहता है हाँ किंग चैंग, मैंने सुना है कि वहाँ एक बहुत बड़ा जड़ी बूटियों का मार्केट है, इसलिए मैं वहाँ जाकर अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है क्या होगा अगर डी रुईजी के पास एक प्लान बी हो तो? इसलिए मुझे अपने एबिलिटीज़ को अपग्रेड करने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत है, ताकि मैं सू फैमिली को बिना नीचे लाए इस स्थिति को संभाल सकूं। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिए, और आगे की कहानी जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरी वीडियो हर 3 से 4 दिन के अंदर आता है। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।